अध्याय 31 ज़ियाओ हो की विदाई बलिदान। एक विशालकाय लंबे भाले का एक पेट प्रकट हुआ, जिसकी नोक क्लियर स्काई हैमर पर मजबूती से दबाव डाल रही थी, लेकिन कुछ ही समय बाद वह टूटकर बिखर गया। टकराना। यूनतियान पीछे की ओर उड़कर गिर गया। जमीन पर एक बार लुढ़कने के बाद उसने समय रहते खुद को संभाला और फिर एक घुटने के बल बैठ गया। खांसी खांसी। उसके मुंह के कोने से खून की एक बूंद बह निकली और यूनतियान के शरीर से अभी भी हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। आकाश को दबाने की युद्ध इच्छा प्रविष्टि उसे सभी गुणों के लिए बोनस प्रदान कर रही थी और आत्मा अस्थि लगातार उसके शरीर के घावों की मरम्मत कर रही थी। यह सोचकर कि तुम मेरे हथौड़े को रोक सकते हो, तुम बुरे नहीं हो। युनतियान को हथौड़े के वार को झेलते देख तान घाव की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। उसका प्रतिद्वंदी मात्र एक आध्यात्मिक पूर्वज था, फिर भी वह एक प्रतिष्ठित डोलुओ के हथौड़े को रोक सका। युनतियान चुप रहा, उसकी निगाहें ठंडेपन से तान घाव पर टिकी थी। चाहे कोई प्रविष्टि हटाई जाए या संशोधित की जाए, ये तथ्य नहीं बदल सकता था कि दूसरा व्यक्ति एक उपाधिधारी डोलुआ था। जब तक वह उपाधिधारी डोलुआ बना रहेगा, युनतियान के लिए जीवित रहना बहुत मुश्किल होगा। बेहतर यही था कि उसे अपने पुराने घावों से ही पीड़ित होने दिया जाए, इस उम्मीद में कि कोई चमत्कारिक परिणाम निकलेगा। पफ उफ। अचानक उसके गले से एक दबी हुई अस्पष्ट सी कराह फूट पड़ी। कई वर्षों से उसकी त्वचा और मांस के नीचे छिपी हुई चोटें अचानक फूट पड़ी। वर्षों तक अत्यधिक शराब पीने से उत्पन्न बीमारियों के मूल कारण पुरानी चोटों के साथ ही उखड़ गए और असहनीय दर्द ऐसा महसूस हुआ मानो अनगिनत गर्म सुइयां उसकी हड्डियों में चुभ रही हों। उसका शरीर बुरी तरह कांप उठा और हथौड़ा पकड़े हुए हाथ की सारी ताकत तुरंत खत्म हो गई। क्लियर स्काई हैमर लगभग उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके काले चोगे के नीचे पसलियों के आसपास की त्वचा और मांस का रंग हल्का सा सामान्य नीला काला दिखाई दे रहा था और महीनरत वहिकाएं धीरे धीरे उसके कपड़ों के अंदर से रिस रही थी। क्या हो रहा है? तांग हाव के माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थी और उसका चेहरा बेहद बदसूरत लग रहा था। ये घटना न तो जल्दी होनी थी और न ही देर से, लेकिन ठीक उसी समय होनी थी जब वह यूनतियान को मारने वाला था। पिता, इधर मत आना, मैं यूनतियान को मारने के बाद चला जाऊंगा। तानसान को रोकने के लिए अपना हाथ उठाते हुए तांग हाव ने अपने हथौड़े को फिर से स्थिर किया और अपने घायल शरीर के दर्द को जबरदस्ती सहते हुए एक बार फिर कार्य किया। डीन फ्लेंडर, जाओ यूनतियान की मदद करो, इसे शियाओ के भले के लिए भी माना जा सकता है। निंगरोंगराम की आंखों में चिंता झलक रही थी। इस समय एक सहायक आत्मा गुरु होने के नाते वह तांग हाव को रोकने के लिए क्या कर सकती थी। हालांकि उसने अपने दादा तलवार को आने के लिए पत्र भेजा था, लेकिन अभी तक उसे उनसे कोई संदेश नहीं मिला था। मैं फ्लेंडर हिचकिचाया, उसने तांग सान की ओर देखा और फिर यू शियाओगांव की ओर। दोनों का तांग हाव से संबंध था, अगर वह बिना अनुमति के आगे बढ़ता तो उसे डर था कि उसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। डीन, क्या यह उचित है? बूढ़े झाओ, हालात हमें मजबूर कर रहे हैं। महामहिम क्लियर स्काई स्पष्ट रूप से शियाओगांव और तांग सान के पक्ष में है। क्या हमें कुछ समय के लिए बस तत्पर नहीं रहना चाहिए? हम्फ। निंगरोंगरांग ने अपना पैर पटका और यूनतियान के सामने आकर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ी। दुगुयान और येलिंगलिंग ने भी ऐसा ही किया। यहाँ से चले जाओ। तांग हाव ने अपने सामने खड़ी तीनों महिलाओं को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा। उसकी आंखों में केवल हत्या का इरादा और थोड़ी सी जांच पड़ताल का भाव था। तांग हाव, मैं सेवन ट्रेजर ग्ले स्टाइल स्कूल का सदस्य हूँ। अगर तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की तो सावधान रहना, वरना मैं दादा तलवार और दादा हड्डी को भेजकर तुम्हें सबक सिखाऊंगा। मेरे दादाजी भी, हालांकि उनकी ताकत शायद आपकी ताकत के बराबर न हो, फिर भी वे आखिरकार एक प्रतिष्ठित डोलू हैं। मैं नाइन और बेगोनिया के ये परिवार से हूँ और भले ही मेरी ताकत काफी न हो, लेकिन जब संपर्कों की बात आती है तो हम क्लियर स्काई साइड से बिल्कुल नहीं हारेंगे। धिक्कार है, ये बदतमीज लड़का पूरी तरह से ऐसी पृष्ठभूमि वाली महिलाओं से घिरा हुआ है। अब तांग हाव के पास हिचकिचाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उन्हें मारना तो बिल्कुल नामुमकिन था। अगर पहले होता तो शायद उसे परवाह न होती, लेकिन अभी उसके अंदरूनी घावों में तेज दर्द हो रहा था, ऐसे ही आगे बढ़ना कोई हल नहीं था। अपनी वर्तमान स्थिति में उसके लिए स्वडोलू चेनशिन और गुरोन को हराना पूरी तरह से असंभव था, और डोगुबो के शामिल होने की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है, तुम अभी लिटिल सैन के लिए बलिदान दे दो, वरना मैं भी उनके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाऊंगा। अपने मन में एक उपाय सोचने के बाद तांग हाव ने शियाओवू की ओर इशारा करते हुए उसे तानसान को बलि देने का संकेत दिया। बलिदान, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या ये सिर्फ स्पिरिट बीस्ट ही कर सकते हैं? मैं मानव रूप में 1 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक दानव हूँ। मुझे खेद है कि मैंने इसे आपसे इतने लंबे समय तक छिपाए रखा, मुझे माफ करना, रोंगरान। श्याओबू ने अपना सिर झुका लिया, उसकी आंखों में निराशा और हताशा छाई हुई थी। अगर वह न होती तो क्या तान भाव ने शाओटियन को निशाना न बनाया होता? श्याओबू के इस खुलासे को सुनकर निंगरोंगरांग दंग रह गई। 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक दानव मानव रूप में। दुगुयान और येलिंगली भी चौंक गई। जाहिर है उन्हें श्याओबू के इस तरह के व्यक्तित्व की उम्मीद नहीं थी। लेकिन दुगुयान और येलिंगली को बस एक पल के लिए हैरानी हुई और उन्होंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।
केवल निंग्रोंगरांग ने सबसे पहले अपने संप्रदाय के बारे में सोचा, लेकिन उसने तुरंत उस विचार को मन से निकाल दिया। बड़े भाई युनतियान से ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं था। अपने सामने बैठी महिलाओं को देखकर युनतियान के दिल में गर्माहट उमड़ आई। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि निंग्रोंगरांग का भी ऐसा रवैया होगा। श्याओ वो, उसकी बात मत सुनो। तान हाओ सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रहा है। अपने निचले होंठ को कसकर काटते हुए श्याओ की आंखों में संघर्ष की झलक दिखाई दी। अंत में उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। युनतियान से धीरे से एक वाक्य कहने के बाद उसके शरीर से हल्की गुलाबी रोशनी निकलने लगी। शियाओटिन, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। जियो वो। युनतियान को कोई जवाब नहीं मिला। उसके चेहरे पर, जो खून से सना हुआ था, एक आंसू गिरा और फिर शियाओवू का पूरा शरीर गुलाबी और सुनहरे रंग से मिश्रित एक तेज रोशनी में बदल गया, जो आकाश की ओर तैरने लगा। सोतो शहर का लगभग आधा हिस्सा रोशन हो गया। वहां कुछ गड़बड़ है। दूर से सफेद वस्त्र पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति ने हलचल को भांप लिया और एक लंबी तलवार को घुमाकर उसके ऊपर से उड़ गया। जैसे ही शियाओवू के शरीर के भीतर का स्रोत जलने लगा, आकाश में फैली लाल रोशनी की एक किरण घने बादलों को चीरती हुई आगे बढ़ी। उस लाल रोशनी ने पूरे सोतो शहर को रोशन कर दिया और आसपास की हवा में कंपन होने लगा। शाओवू के प्रेत ने युनतियान पर आखिरी नजर डाली और अंततः ऊर्जा प्रकाश के अनगिनत धब्बों में परिवर्तित होकर हवा में विलीन हो गया। और जिस स्थान पर शाओवू का प्रेत गायब हुआ, वहां एक अकल्पनीय रूप से विशाल, रक्तलाल, 1 लाख वर्ष पुराना आध्यात्मिक वलय धीरे धीरे उठा और घूमने लगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तांग हाओ की धीरे धीरे उन्मादी और क्रोधित निगाहों में शियाओवू के बलिदान की ऊर्जा तांगसान की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि सीधे युनतियान के शरीर में प्रवेश कर गई। 46, 47, डॉट 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 50वां स्थान। प्रचंड, प्रभुत्वशाली और असीम राजसी आध्यात्मिक शक्ति ने पल भर में उसके अंगों और हड्डियों को भर दिया। कोमल ऊर्जा लगातार युनतियान की नसों, हड्डियों और दांतियान को भेदती रही, जिससे 45वें दर्जे का बंधन टूट गया और वह तेजी से आगे बढ़ते हुए 50वें दर्जे की सीमा बाधा को पार कर गई। 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनगूठी भी उसकी खाली आत्मा की अनगूठी रखने की जगह पर आकर रुक गई। बाहर में जाओ। अपने मुंह के कोने से खून बहते हुए, अपनी छिपी हुई चोटों को जबरदस्ती सहते हुए, तांग हाओ की 9वीं आत्मा की अंगूठी तुरंत फट गई और उग्र ऊर्जा में परिवर्तित होकर क्लियर स्काई हैमर में समा गई। वह तेजी से आगे बढ़ा और युनतियान के गुलाबी प्रकाश के गोले पर प्रहार किया। 7वीं आत्मा क्षमता, 7 हत्या अवतार। बर्फीले नीले रंग की तलवार लिए एक प्रेत प्रकट हुआ। उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली हुई थी, जिसने क्रोध और रिंग विस्फोट से युक्त तांग हाओ के प्रहार को जबरदस्ती रोक दिया। दादाजी की तलवार। निंग्रोंगरांग की आंखों में सुखद आश्चर्य की झलक दिखाई दी। उसके दादाजी की तलवार आखिरकार देर से नहीं आई थी, बल्कि इस महत्वपूर्ण मोड़ पर आई थी। क्योंकि तांग हाओ ने क्लियर स्काई अवतार का उपयोग नहीं किया था और साथ ही पहले से ही उसकी छिपी हुई चोटों के दोहरे प्रकोप के कारण वह अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन नहीं कर सका। तुम सचमुच मरने के लायक हो, चेन शिन। क्लियर स्काई हैमर का हैंडल धीरे धीरे झुक गया। तांग हाओ बैल की तरह हौंफ रहा था। उसकी आंखें लाल थी, बाहों की मांसपेशियां फूली हुई थी और नसें भी साफ दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के हर हिस्से से लगातार खून बह रहा था। अध्याय 32, युद्ध समाप्त। तांग हाओ भाग निकला। तांग हाओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यह कोई सुनसान इलाका नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि ऐसा करने से किस तरह का असर पड़ेगा? चेन शिन ने अपनी भौहें कसकर सिकुड़ी। ये तांग हाओ सचमुच पागल हो गया था। शरीर की इस हालत में भी जबरदस्ती लड़ने पर तुला हुआ था। तांग हाओ के आक्रमण को रोकने के दौरान मिले इस अवसर का लाभ उठाते हुए चेन शिन ने थोड़ा सा सिर घुमाकर पीछे देखा। वहां गुलाबी लाल रंग का एक प्रकाशमान गोला अतुलनीय चमक के साथ जगमगा रहा था और उसके भीतर की सघन ऊर्जा ने उसे, जो एक प्रतिष्ठित डोलू था, भी कपकपा दिया। रोंगरांग, यहाँ क्या हो रहा है? दादाजी स्वॉर्ड, अभी समझाना मुश्किल है। जल्दी करो और इस कमीने तांग हाओ को मार डालो। इसने रोंगरांग को परेशान किया है। निंग रोंगरांग की व्यथित आवाज सुनाई दी और चेनशिन के पास तांग हाओ पर अपना सारा ध्यान वापस लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह स्वॉर्ड डोल वो है, स्वॉर्ड चेनशिन। फ्लेंडर का दिल बैठ गया। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि निंग्रोंगरांग ने उसे सबक सिखाने के लिए ही इस व्यक्ति को सोतो शहर बुलाया है। दिखने में ईमानदार, ये निंग्रोंगरांग अप्रत्याशित रूप से कर्मठ निकली। तो उसने जो कहा था कि उसने स्वॉर्ड डोलुओ को सबक सिखाने के लिए बुलाया है, वह सिर्फ शेखी नहीं थी। मोबाई, जल्दी करो और किनमिन को यहाँ ले आओ। अगर बाद में लड़ाई वहां फैल गई तो अच्छा नहीं होगा। इस मौके का फायदा उठाते हुए दुगुयान और अन्य लोग भी केंद्र से निकल गए और झूझूकी के बगल में खड़े होकर युनतियान की दिशा में देखने लगे। उनकी खूबसूरत आंखें चिंता से भरी हुई थी। फुफ। युद्ध के मैदान में तांग हाओ ने एक बार फिर मुंह भरकर काला खून थूका और उसकी आंखों में क्षण भर के लिए एक स्तब्धता का भाव दिखाई दिया। धिक्कार है, मैं अब और लड़ नहीं सकता। मेरे पास अभी अपने स्पिरिट अवतार को प्रकट करने की भी ताकत नहीं है। तांग हाओ ने मन ही मन कोसना शुरू कर दिया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि आज उसके पुराने जख्म और छिपे हुए घाव एक साथ इतने हिंसक रूप से उभर आएंगे। यह युनतियान सचमुच स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था। अंधेरे में भी स्वर्ग ही उसकी रक्षा कर रहा था। हथौड़ा तकनीक, अराजक तूफान। बड़ा हथौड़ा लगातार बजने लगा और तांग हाओ और चेन शिन की स्थिति अचानक अलग हो गई। क्लैंग। चेन शिन हवा में तैर रहा था। उसकी चारों ओर अनगिनत तलवारों की चमक और परछाइयां चमक रही थी। उसकी आंखों में गंभीरता भरी हुई थी। स्पष्टतः तांग हाओ की हालत पहले से कहीं अधिक खराब थी। फिर भी वह शक्ति के मामले में बढ़त हासिल करने में असमर्थ था। अंगूठी को चकनाचूर करने की वह गुप्त तकनीक सचमुच भयावह थी। चेन शिन, मैं तांग हाओ आज की घटनाओं को याद रखूंगा। आने वाले दिनों में मैं हर कीमत पर 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल को नष्ट कर दूंगा।
अपनी बात समाप्त करते ही तांग हाओ की आकृति तेजी से गुजरी, उसने तांग सान को पकड़ लिया और फिर वो पूरी तरह से दूर भाग गया। अपनी आत्मा को याद करते हुए चेन शिन धीरे धीरे जमीन पर उतरा, मुड़ा और यून ध्यान से संबंधित प्रकाश के उस स्तंभ को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी आंखें अथाह सदमे से भरी हुई थी। दादाजी की तलवार। निंगरोंगरांग तेजी से आगे बढ़ी और फिर स्वॉर्ड डॉल्वो के आलिंगन में खुद को झोंक दिया। रोंगरांग, तुमने दादा स्वॉर्ड को सिर्फ इसी काम के लिए यहाँ बुलाया है? नहीं, रोंगरांग ने तुम्हें यहाँ फ्लेंडर और उन लोगों को सबक सिखाने के लिए बुलाया है। उन्होंने मुझे परेशान किया। चेन शिन ने बेबसी से मुस्कुराते हुए अपनी आस्तीन झटकते हुए कहा, तो तांग हाओ भी आया है? निंगरोंगरांग ने चंचल मुस्कान के साथ अभी अभी घटी पूरी घटना का ब्यौरा दिया, जिसमें आत्मा की लड़ाई और तांग हाओ का प्रकट होना शामिल था। जब उसने बताया कि जियाओ वो 1 लाख साल पुराना स्पिरिट बीस्ट है, तो चेन शिन की आंखें चौड़ी हो गई। 1 लाख साल पुराना आत्मा राक्षस, क्या ये वही प्रकाश का गोला है? उसे वहां से एक आत्मा राक्षस की आभा महसूस हो रही थी, एक बहुत ही स्पष्ट 1 लाख साल पुरानी आभा। वह शियाओ है, उसने यूनतियान के लिए स्वयं को बलिदान कर दिया। इस शरारती बच्चे की किस्मत वाकई बहुत अच्छी है। चेन शिन की आवाज सुनकर निंगरोंगरांग तुरंत घबरा गई। वह आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई और घबराकर बोली, दादाजी तलवार, आप यूनतियान के बारे में कोई भी गलत धारणा मत रखिए। मैं निंगरोंगरांग का छोटा सा चेहरा लाल हो गया और वह अपनी छोटी सी स्कर्ट को चुटकी से पकड़ने लगी। एक पल के लिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। ये दृश्य देखकर चेन शिन ने भी कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन ये फैसला किया कि उसे बाद में पता लगाना होगा कि इस बदमाश के साथ क्या चल रहा है। फिलहाल के लिए चेन शिन ने अपना सिर घुमाते हुए फ्लेंडर, झाओ वूजी और स्पष्ट रूप से दोषी दिख रहे दाई मोबाई को तीखी नजरों से देखा। आप लोग वाकई में कुछ अलग ही हैं। यूनतियान की तरफ प्रकाश के दायरे में रखे जाने पर उसकी चेतना पूरी तरह से धुंधली हो गई थी। पता चला है कि होस्ट ने 50वें स्तर की बेड़ियों को तोड़ दिया है। प्रविष्टियां खाली समय के दौरान वितरित की जाएंगी। 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट की बाईं टांग की हड्डी का पता चला, जिसे परिवर्तित किया जा रहा है। रूपांतरण सफल रहा। 1 लाख वर्ष पुराने सिल्वर शेडोची ड्रैगन के बाएं पैर की हड्डी में परिवर्तित हो गया। उफ! यूनतियान की चेतना धीरे धीरे स्पष्ट हो गई। अभी अभी जो कुछ हुआ था वह एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन उसके पैरों के नीचे मौजूद 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अनुभूति ने स्पष्ट कर दिया कि शियाओ अब यहाँ नहीं है। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का स्तर अंततः 53वें स्तर पर स्थिर हो गया। उसके किंगटियन भाले को देखने पर उसकी मूल नीली भूरी चमक के अलावा अब उसमें हल्की गुलाबी आभा भी दिखाई दे रही थी। यूनतियान को महसूस हुआ कि ये शियाओ की आभा थी, हालांकि बहुत हल्की, फिर भी इसे महसूस किया जा सकता था। शायद मैं बाद में शियाओ को जगाने की कोशिश कर सकता हूँ। इसका तात्पर्य स्पष्ट रूप से उसे पुनर्जीवित करने के लिए दैवीय परीक्षणों का उपयोग करने से नहीं था। मूल रचना में जियाओ का पुनरुत्थान इसलिए हुआ क्योंकि ये निंगहॉट ब्रोकन रेड ने उसकी दिव्य आत्मा को पहले से ही संरक्षित कर लिया था, जिससे जियाओ अपने मूल छोटे सफेद खरगोश के रूप में लौट सकी। फिलहाल उसके पास ये निंगहॉट ब्रोकन रेड नहीं था और उसका शरीर पहले ही विलीन हो चुका था, लेकिन सौभाग्य से कुछ ऊर्जा किंगटियन भाले के भीतर संग्रहित रही। शायद वह यूनमिन की तरह किंगटियन भाले को किंगटियन दिव्य भाले में परिवर्तित कर सके, और तब तक शियाओ को पुनर्जीवित करने की बात तो छोड़ ही दीजिए, वह कम से कम उसके प्रेत को देख तो सकेगा। ऊर्जा प्रकाश का गोला धीरे धीरे विलीन हो गया। सुखद आश्चर्य या गहन चिंतन से भरी निगाहों के बीच यूनतियान की आकृति उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। उसके पैरों के नीचे 5 आध्यात्मिक वलय पीले, बैंगनी, काले और लाल लगातार घूम रहे थे। विशेषकर जब 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक वलय प्रकट हुआ, तो वहां मौजूद सभी लोग गहरी सांसें लेने से खुद को रोक नहीं पाए। 1 लाख साल पुराना आध्यात्मिक वलय, ये शियाओ का है। दुगुयान और बाकी सबने यूनतियान को देखा। उनकी आंखों में ईर्ष्या नहीं थी, बल्कि चिंता की झलक थी। शियातियान की भावनाएं इस समय बहुत उलझी हुई होंगी, है ना? झू झूकेग और निंगरोंगरांग दोनों लड़कियों के मन में कुछ उदासी थी। आखिरकार शियाओ के साथ बिताए समय में उनके बीच संबंध काफी अच्छे थे। शियाओटियन, बड़े भाई यूनतियान, निंगरोंगरांग, दुगुयान और अन्य लोग आगे बढ़े और लगातार यूनतियान के शरीर की स्थिति का जायजा लेते रहे। सच्चाई ये थी कि उसकी हालत अभूतपूर्व रूप से अच्छी थी और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी पहले से कहीं अधिक प्रचुर थी। तलवार डुलुओ चेनशिन ने अपने सामने के दृश्य को आश्चर्य भरी निगाहों से देखा। क्या ये युवती उस बूढ़े जहर की पोती नहीं थी? दुगुबो और नौ हृदय बेगुनिया ये परिवार की उस दूसरी लड़की के बारे में क्या? इस बिगल लड़के में ऐसा कौन सा आकर्षण था कि वह एक ही समय में इतनी सारी प्रभावशाली और प्रतिष्ठित महिलाओं के साथ संबंध बना लेता था? उफ! हम अब भी कराहने की हिम्मत कर रहे हो। एक तरफ झाओ वूजी, फ्लेंडर और दाई मोबाई चेनशिन की पिटाई से पहले ही चोटिल और सूजे हुए थे। असल में झाओ वूजी इस मामले में शामिल नहीं थे, लेकिन चेनशिन ने रास्ते में उन्हें भी पीट दिया था। ये शब्द सुनकर तीनों ने तुरंत अपने मुंह ढक लिए और कोई आवाज नहीं निकाली। ये ठीक नहीं है, वो यू शियाओगा कहाँ है? चेनशिन ने चारों ओर देखा तो पाया कि यू शियाओगा कहीं नजर नहीं आ रहा था, और यहाँ तक कि रॉयल फाइटिंग टीम का एक सदस्य भी गायब हो गया था। ग्राफाइट बंधुओं यूफेंग और वसोरो सभी उस पक्ष में थे, केवल यूतियानहेंग ही अनुपस्थित था। अध्याय 33 सात घातक तलवारों के वार से श्वेत बाघ। मम फ्लेंडा और बाकी दोनों ने जल्दी से सिर हिलाकर यह संकेत दिया कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। जाहिर है उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि यू शियाओगा उन्हें छोड़कर सीधे भाग जाएगा। खांसी खांसी
एक तरफ जमीन पर लेटे हुए किनमिंग को खांसी आने लगी और उनकी आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। मैं कहाँ हूँ? तलवार डुलुओ मियांगसिया। जैसे ही उसने अपनी नजर बगल में घुमाई, उसने चेनशिन को ठीक अपने सामने खड़ा देखा। उस विशिष्ट चेहरे की वजह से उसने तुरंत दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया। आप उनके शिक्षक हैं, है ना? आपकी शक्ल देखकर लगता है कि आप अपने छात्रों की रक्षा करते हुए बेहोश हो गए थे। एक असाधारण युवक, ये बुजुर्ग व्यक्ति आपके शिक्षण के दृष्टिकोण की सराहना करता है। चेनशिन ने किनमिंग की बात से सहमति जताते हुए सिर हिलाया। आपको पता होना चाहिए कि तान हाओ कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे क्लियर स्काई डलुओ थे। ऐसी परिस्थितियों में आगे बढ़कर अपने छात्रों की रक्षा करना, यही एक सच्चे शिक्षक का गुण है। एक चपटे सिर वाले आदमी के विपरीत। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद मियांशिया। ठीक है, युनतियान कहाँ है? किनमिंग ने जल्दी से उस जगह की ओर देखा जहां अभी अभी लड़ाई हुई थी। तानहाओ पहले ही जा चुका था और युनतियान को सभी लोगों ने घेर रखा था, जो उसकी चोटों को लेकर चिंतित थे। मैं ठीक हूँ, चिंता मत करो। बस अफसोस की बात है कि शियाओवू। युनतियान ने अपना सिर हिलाया। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शियाओवू अंततः उसके लिए खुद को बलिदान करने का विकल्प चुनेगी। हालांकि अगर मामला ऐसे ही खींचता रहा तो तानहाओ सचमुच पागल हो सकता था और उन सभी को मार सकता था। शियाओटियन, तुम कैसी हो? किनमिंग लंगड़ाते हुए युनतियान की ओर बढ़ा, उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। किनमिंग, खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। ये लिंगली ने उसे ठीक करने के लिए नाइनहॉर्न बेगोनिया को बुलाया। ये लड़ाई बहुत लंबी नहीं चली, इसलिए इसके दुष्परिणामों का दायरा स्वाभाविक रूप से बहुत सीमित था। शिक्षक जी, धन्यवाद। स्वॉर्डोलवो मियांशिया, आपका भी धन्यवाद। अगर आप सब न होते तो शायद यानयान और मैं। बच्चे, रोंगरांग तुम्हें बहुत महत्व देता है, इसलिए इस बूढ़े व्यक्ति ने स्वाभाविक रूप से तुम्हारे लिए ये प्रयास किया है। लेकिन मधुमक्खियों और तितलियों को आकर्षित करने और उनसे छेड़छाड़ करने की तुम्हारी क्षमता वास्तव में अनोखी है। चेनशिन ने अपनी कीमती तलवार को बांधकर हाथ बांध लिए और युनतियान को देखते हुए उसकी आंखों में थोड़ी और स्वीकृति झलक रही थी। अहंकार रहित और विनम्र, बड़ों का आदर करने वाला और हाथ में लंबे भाले को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह एक आक्रमण प्रणाली हो। स्पिरिट मास्टर। वह जानता था कि सेवन ट्रेजर स्टाइल स्कूल के भावी उत्तराधिकारी के रूप में निंगरोंगरान के पति को आक्रमण प्रणाली का विशेषज्ञ होना ही चाहिए। अन्यथा वह इतने विशाल संप्रदाय की रक्षा कैसे कर सकता था? फिलहाल ये युनतियान काफी अच्छा था, उसमें प्रतिभा और चरित्र दोनों थे और यहाँ तक कि उसकी आत्मा की अंगूठियां भी इतनी भयावह संरचना की थी। कुछ और प्रेम प्रसंगों की बात करें तो यह कोई बड़ी बात नहीं थी। भला किस विशेषज्ञ की 3 पत्नियां और 4 रखैले नहीं होती? जब तक रोमग्रांड उनमें उच्च पद प्राप्त कर सकती थी, उतना ही काफी था। हे, अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। तुम्हारे शिक्षक होने के नाते मुझे स्वाभाविक रूप से हर काम को अंत तक पूरा करना होता है। किनमिंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। ऐसे विद्यार्थी को पाकर एक शिक्षक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अत्यंत संतुष्ट था। यहाँ के मामले सुलझ जाने के बाद सभी लोग जाने के लिए तैयार थे। भाई युनतियान, क्या रोमग्रांड आपकी हेवन डो इंपीरियल अकादमी में शामिल हो सकती है? निंगरोंगरांग के अचानक पूछे गए सवाल ने सबको स्तब्ध कर दिया। चेनशिन ने भी कुछ नहीं कहा, वह पहले से ही निंग फेंगजी के फैसले से असंतुष्ट था। श्रेक अकादमी में रोमग्रांग को और अधिक प्रशिक्षण दिलाने के बारे में कुछ कहने के बावजूद दूसरे पक्ष के पत्रों में उसे उसके प्रशिक्षण का कोई संकेत नहीं मिला। केवल एक पीड़ित छोटी लड़की उससे शिकायत कर रही थी। ओह, यंग मिस निंगरोंगरांग, आप सेवन ट्रेजर ग्ले स्टाइल स्कूल की बेटी हैं। अगर आप इसमें शामिल होना चाहती हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से सिर्फ एक वाक्य का मामला है। किनमिंग के शब्द भी बिल्कुल स्पष्ट थे। उनके लिए मनमाने फैसले खुद लेना सुविधाजनक नहीं था। आखिरकार निंगरोंगरांग श्रेक अकादमी की छात्रा थी और सीधी सहमति देने से ऐसा लगता कि वह किसी और के अधिकार का हनन कर रहे हैं। निंगरोंगरोग, आप। क्या बात है, डीन फ्लिंडर? क्या उस समय एक सफेद बाघ ने यह नहीं कहा था कि वह पहले मुझे भूनना चाहता है, फिर मारना चाहता है, फिर दोबारा भूनना चाहता है और फिर से मारना चाहता है? निंगरोंगरांग ने अपनी बाहें मोड़ ली। उनके बिल्कुल शांत चेहरे को देखकर बगल में खड़े दाई मुबाई के पैरों की तलवों में से हरन सी दौड़ गई। ठंड की एक लहर सीधे उसके सिर तक पहुंच गई। बच्चे, तुम सचमुच साहसी हो, ऐसे शब्द कहने की हिम्मत कैसे हुई? है। चेनशिन ने जिस हाथ से अपनी तलवार की मुंह पकड़ी हुई थी, उस पर नीली नसें उभर आई थी और तलवार की ऊर्जा की लहरें लगातार उसके चारों ओर लिप रही थी। क्लैंग। लंबी तलवार तेजी से निकली और छात्राओं ने एक एक करके अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि ये तलवारबाज दाई मुबाई को मार डालेगा। लेकिन अगले ही पल, आह! उन्होंने केवल इतना देखा कि दाई मुबाई अपने गुप्तांग को कसकर पकड़े हुए थे और उसके भीतर से ताजा खून तेजी से बह रहा था। फुफकारो। ऑस्कर, माँ हुंगजुन और बाकी सब ने अनजाने में अपने गुप्तांगों को ढक लिया। ये बहुत ही दयनीय था। बॉस दाई, जिनकी जीवन भर प्रतिष्ठा शानदार रही, उनके आपराधिक उपकरण सीधे तौर पर जब्त कर लिए गए। मुंबई। चोटिल और सूजे हुए फ्लेंडर और झाओ बूजी चिल्लाए, लेकिन उनकी निगाहें दूसरे पक्ष की ओर देखने की हिम्मत ही नहीं कर रही थी। ये बहुत ही भयानक था। अगर उन्हें पहले पता होता तो वे उसे और भी ज्यादा चेतावनी देते कि वह बकवास न करे। इस समय दाई मुबाई का चेहरा उग्र था, उसके सुनहरे बाल भी बेजान और चमकहीन हो गए थे और वह लगातार जमीन पर लौट रहा था। उसके बिखरे हुए लंबे बाल उसे एक पागल आदमी की तरह दिखा रहे थे। ये टूट गया। जिस चीज पर उसे गर्व था, वह पूरी तरह से बीच से कटकर अलग हो गई थी। यह एक सबक है। इस बूढ़े आदमी को लगता है कि तुम्हारी गंदी वस्तु को काटने से मेरी तलवार भी गंदी हो जाएगी।
चेन की आध्यात्मिक शक्ति ने तीव्र होकर लंबी तलवार पर लगे खून के धब्बों को साफ कर दिया और फिर उसने तलवार को एक तरफ रख दिया। यह न जानते हुए कि यह भ्रम था या नहीं, युनतियान को हमेशा ऐसा लगता था कि ये तलवारबाज वो उसे चुपके से देख रहा था। सही कार्य करता है। झू झूके की आंखों में कोई सहानुभूति नहीं थी, वह ठंडेपन से अपने सामने की हर चीज को देख रही थी। हालांकि उसका दिल भी खोया हुआ महसूस करने लगा था, अब उसे कहाँ जाना चाहिए। फ्लेंडर, आपकी अकादमी वाकई में पढ़ाने में माहिर है। मेरे सेवन ट्रेजर ग्लेस टाइल स्कूल के किसी छात्र की ऐसी हिम्मत कैसे हुई? माफ करना स्वॉर्डॉल वो मियानशिया, उस समय मोबाइल बहुत ज्यादा नशे में था। अगर वह नशे में था तो भाग जाओ। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम इस बूढ़े आदमी के उसे मार डालने का इंतजार कर रहे हो, तभी तुम्हें तसल्ली मिलेगी? फ्लेंडर ने इससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, बस लगातार सिर हिलाता रहा और हाँ कहता रहा। तियानेहेंग कहाँ है? किनमिंग, मैंने देखा, उसे उस ग्रैंडमास्टर ने घसीट कर ले गया। यूफेंग ने उचित समय पर अपनी बात रखी। उस समय स्थिति कुछ हद तक अराजक थी, लेकिन फिर भी ये स्पष्ट था कि यू शियाओगांग यू तियानेहेंग को घसीट कर ले जा रहा था। बाएं, उसे और कहाँ घसीट कर ले जाया जा सकता है? शायद वे श्रेक अकादमी लौट गए हों। इसके अलावा उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। यून तियान ने उदासीनता से कहा। गांगजी के बारे में उसकी समझ के अनुसार 10 में से 9 बार वह यू तियानहेंग को दौड़ाकर श्रेक अकादमी वापस ले आता था। इसका मतलब यह भी था कि यह लड़का यू तियानहेंग शायद टीम छोड़ देगा। जिस तरह से आगे चेनशिन ने जमीन पर गिरे फ्लेंडर को लात मारी और फ्लेंडर ने जल्दी से झाओ वूजी को खींचा और वे अकादमी की ओर चलते हुए इधर उधर भागने और लुढ़कने लगे। बॉस ताई, थोड़ा धैर्य रखिए, हम तुरंत अकादमी लौट रहे हैं। ऑस्कर और माँ हुंगचुन के पास ताई मोबाइल को ले जाने का भार उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उफ! दाई मोबाइल की चेतना लगभग समाप्त होने की कगार पर थी। इस चोट का दर्द टूटे हुए हाथ या पैर के दर्द से कहीं अधिक था। उनका अभी तक बेहोश न होना ही उनकी प्रबल इच्छा शक्ति का प्रमाण था। भाई यूनतियान, क्या रोमरान का आपको इस तरह बुलाना ठीक है? क्या आपकी रॉयल फाइटिंग टीम में अभी भी सदस्यों की कमी है? क्या रोमरान शामिल हो सकती है? रास्ते भर निंगरोंगराम यूनतियान के ठीक बगल में चिपकी रही और लगातार सवाल पूछती रही, जबकि यूनतियान शांति से उनकी जवाब देता रहा, जिससे बगल में खड़ी दुगुयान गुस्से से अपने दांत पीसने लगी। एक और आ गया। क्या शियाओटियन थोड़ा बदसूरत नहीं हो सकता? बचपन से इतना सुंदर दिखने की वजह से यहाँ की सारी लड़कियां उस पर फिदा हो गई हैं। अध्याय 34। गांगुजी बुरी तरह डरा हुआ। यू तियानहेंग ने हद से ज्यादा शराब पी ली। इस मामले में मुझे लगता है कि हमें यू तियानहेंग से मिलने तक इस पर चर्चा करने से पहले इंतजार करना चाहिए। यून तियान की बातों ने लोगों को कुछ हद तक हैरान कर दिया और किनमिंग को भी अचानक अपने दिल में एक बुरी आशंका हुई, लेकिन वह केवल खुद को लगातार यह कहकर दिलासा दे सकता था कि शायद वह ज्यादा सोच रहा है। ठीक है। निंगरोंगराम को भी समझ नहीं आया, लेकिन चूंकि भाई यूनतियान ने ऐसा कहा था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से उस पर विश्वास करना चुना। श्रेक अकादमी के प्रवेश द्वार पर पहुंचते हुए उनके सामने के प्रवेश द्वार को देखकर, जो किसी छोटे से गांव से कम नहीं था, चेन की हथेली थोड़ी सी हिली, लेकिन अंत में उसने उसे नीचे रख दिया। ये श्रेक अकादमी इतनी जर्जर थी, इसके प्रचुर शिक्षण संसाधनों और अत्यंत श्रेष्ठ साधना वातावरण के बारे में खुफिया रिपोर्टों से पूरी तरह असंगत थी, और फिर भी निंग फेंगजी ने वास्तव में कहा कि यू शियाओगांग में महान ज्ञान था। अरे, आप हम पर हंस रहे होंगे। फ्लेंडर ने अजीब सी मुस्कान दी, उसके पास वास्तव में श्रेक अकादमी का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण करने के लिए पैसे नहीं थे, और सारा पैसा कहाँ गया, ये केवल वही जानता था। आपकी अकादमी इतनी भ्रष्ट कैसे हो सकती है? फिर भी आप खुलेआम यह विज्ञापन देने की हिम्मत कैसे करते हैं कि आप केवल राक्षसों को ही भर्ती करते हैं? आपको ये पता होना चाहिए कि इस मानक को पूरा करने वाले बच्चे, भले ही वे किसी सामान्य मध्यम या उच्च स्तरीय स्पिरिट मास्टर अकादमी में जाएं, उन्हें यहाँ की तुलना में कहीं अधिक संसाधन प्राप्त होंगे। चेनशिन ने उदासीनता से कहा। अगर प्रवेश द्वार पर लगी पट्टिका पर श्रेक अकादमी शब्द नहीं लिखे होते, तो वह सचमुच इस जगह को एक साधारण गांव ही समझता। उनमें से कुछ लोग अंदर जाने के इरादे के बिना प्रवेश द्वार पर ही खड़े रहे, जिससे फ्लेंडर के पास झाओ वूजी और अन्य लोगों के साथ ही शियाओगांग को खोजने के लिए अंदर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। जहां तक इस बात का सवाल है कि क्या दूसरा पक्ष भाग जाएगा, चेनशिन की इन मामलों में काफी राय होती थी। उसके हाथों से भागना चाहने वालों के लिए अगर तलवार का एक ही बार उन्हें नहीं मारता, तो इसे व्यर्थ समझना। बूढ़ी जाओ, तुम छोटे आओ, हुनगचुन और मोबाइल को लेकर शिक्षक शाओक्सिन और बाकी लोगों को ढूंढने जाओ। मैं पहले दफ्तर वापस जाकर देखूंगा कि शियाओगांग वहां है या नहीं। ठीक है, डीन। मतली और बेचैनी को सहन करते हुए उनमें से कुछ लोग दाई मोबाइल को उठाकर कैफेटेरिया की ओर चल पड़े। जहां तक फ्लेंडर की बात है, उल्लू की आत्मा से ग्रसित होकर वह तेजी से अपने कार्यालय की ओर उड़ गया। शियाओगांग। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसने देखा कि यू शियाओगांग पैर मोड़कर बैठा है और यू तियानहेंग उसके सामने बैठा है। दोनों के हाथों में चाय के प्याले हैं, जिनके ऊपर फ्लेंडर द्वारा वर्षों से सहेज कर रखी गई उत्तम चाय की पत्तियां तैर रही हैं। तुम लोग। फ्लेंडर, तुम वापस आ गए। कैसा रहा? क्या वो बदमाश यूनतियान मर गया? फ्लेंडर के जवाब देने से पहले ही यू शियाओगांग ने अपना चाय का कप नीचे रख दिया, फिर खड़ा हो गया और गंभीर भाव से बोला। तियानहेंग, मैंने अभी जो कहा उस पर ध्यान दो। फ्लेंडर के वापस आते ही वह इस मामले पर जरूर बात करेगा। यूनतियान तो निश्चित रूप से मर चुका है। उनके आदर्श क्लियर स्काई डोलू आ चुके थे, यूनतियान की मृत्यु कैसे नहीं हो सकती थी? चाचा जी से यही उम्मीद थी। मुझे पता था कि परिवार की सारी अफवाहें झूठी थी। आप वाकई सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। ठीक है, फ्लेंडर, लिटिल सैम कहाँ है? उसे मुझसे मिलने के लिए बुलाओ, कल के लिए अभी भी प्रशिक्षण की व्यवस्था करनी है।
जब यू शियाओगांग ने सवाल पूछना समाप्त किया और देखा कि किसी ने जवाब नहीं दिया, तो वह फ्लेंडर की ओर मुड़ा। उसकी नज़र फ्लेंडर के चोटिल और सूजे हुए सिर पर पड़ी। तभी उसने प्रतिक्रिया दी, जब उसे एहसास हुआ कि घटनाओं का क्रम उसकी कल्पना से अलग प्रतीत हो रहा था। फ्लेंडर, तुम्हें क्या हुआ? शियाओगांग, तुम ये सब क्या कह रहे हो? अभी महामहिम स्वॉर्ड डोलू बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर तुम अभी बाहर नहीं आए, तो हम सब खत्म हो जाएंगे। फ्लेंडर को इस समय बिना आंसू बहाए रोने का मन कर रहा था। वह बाहर मार पिटाई और सजा झेल रहा था, जबकि उसका भला भाई अपने दफ्तर में बैठकर सालों से संजोकर रखी हुई चाय पी रहा था। अरे फ्लेंडर, तुम क्या कर रहे हो? अब इन सब बातों की परवाह न करते हुए फ्लेंडर ने यू शियाओगांग को गले लगाया और खिड़की से बाहर उड़ गया। ये देखकर यू त्यानहेंग भी जल्दी से उसके पीछे भागा। अकादमी के प्रवेश द्वार पर स्वॉर्डोलू अभी भी किनमिंग के साथ निंगरोंगरान के दाखिले के बारे में बातचीत कर रहा था। रोनग्रान, तुम बाद में उनके साथ हेवन डो इंपीरियल अकादमी वापस जाओगे। दादाजी स्वॉर्ड तुम्हारे पिताजी का ख्याल रखेंगे। निंगरोंगरान को बिगाड़ने की बात करें तो चेन शिन भी निंगफेंगजी से कम नहीं थी। उनकी छोटी राजकुमारी ने इतनी तकलीफें झेली थी कि अगर वह फिर भी अकादमी से नाम वापस नहीं लेती तो ये सरासर तकीन था। अपना सिर खुजाते हुए किनमिंग के पास पहले सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। चूंकि स्वॉर्डोलू ने स्वयं यह बात कही थी, इसलिए यह मामला स्वाभाविक रूप से इसी तरह सुलझ गया। महामहिम तलवार डोलवो। पास ही से प्रकाश की एक लकीर आती हुई दिखाई दी और उन्होंने देखा कि फ्लेंडर यू शियाओगांग को, जो अभी भी अचेत अवस्था में थी, अपने साथ लेकर उनके सामने आ रहा है। इस ग्रैंडमास्टर को देखो, ये तो सचमुच दयनीय है। हाँ, इतनी उम्र होने के बावजूद भी मुझे गोद में उठाकर ले जाना पड़ता है। तुम ये कैसा मजाक कर रहे हो? मैं बेहद बहादुर हूँ, ठीक है। मेरी आत्मा की 10 मूल क्षमताएं पूरे महाद्वीप में अद्वितीय हैं। लड़कियों को इस तरह उसका मजाक उड़ाते और उसे चिढ़ाते हुए सुनकर यू शियाओगांग का बुरा चेहरा पल भर में लाल हो गया और वह किसी को भी इस तरह उसका मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देगा। यू शियाओगांग, मैंने सुना है कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। क्या आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? अपने से काफी ऊंचे कद के स्वॉर्डोलुओ को देखते हुए यू शियाओगांग की पतलून के नीचे की जान भी कांपने लगी। बहुत समीप। ये बहुत ही करीबी मामला था। चेनशिन पर एक उपाधिधारी डोलुओ की आभा का विरोध भला उसके जैसा सर्वोच्च प्रतिभावान व्यक्ति कैसे कर सकता था, जो 50 वर्ष की आयु के बाद भी 29 रैंक पर अटका हुआ था। अरे शियाओगांग, तुम क्यों कांप रहे हो? क्योंकि फ्लेंडर ने यू शियाओगांग को पकड़ रखा था, इसलिए उसने तुरंत दूसरे की असामान्य स्थिति को भांप लिया। वहीं चढ़ाकर उसने तुरंत उसे छोड़ दिया, जिससे यू शियाओगांग का पूरा शरीर सीधे जमीन पर गिर पड़ा और वह मुंह के बल गिर गया। स्वॉर्डोलुओ और युनतियान, तुम मरे नहीं। क्या तुम सचमुच चाहते हो कि मैं मर जाऊं? युनतियान आधे मुस्कुराते हुए बाहर निकला। उसके हाथ में मौजूद किंगतियान भला चांदनी में ठंडक बिखेर रहा था। आज भी ये यू शियाओगांग कमजोरों पर उतना ही अत्याचार करता था और ताकतवरों से डरता था। मैं समय बर्बाद नहीं करूंगा। मेरी मार खाओ। अगर तुम जिंदा रहे तो रोमरान को धमकाने का मामला बीती बात हो जाएगी। अगर तुम मर गए तो तुम बस कचरा हो। रुको, ये मेरे चाचा है, ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के सबसे बड़े बेटे और सेक्ट मास्टर यू युवानजिन के पुत्र। तुम हमारे सेक्ट को अपना दुश्मन बना रहे हो। जैसे ही अखाड़े का माहौल तनावपूर्ण हो गया, यू त्यानहेंग हौंकते हुए दौड़कर आया। अपने चाचा को इस तरह प्रताड़ित होते देख वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन। चेनशिन की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर ऐसा था तो उसके लिए कोई कदम उठाना सुविधाजनक नहीं होगा। ऊपरी 3 संप्रदायों से जुड़े मामलों में उसे सबसे पहले 7 ट्रेजर ग्लेज स्टाइल स्कूल की सुरक्षा पर विचार करना था। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी उसने देखा कि पूर्व वाला वास्तव में डर गया था और युत्यानहेंग अपने मन में गर्व महसूस करने लगा। स्वॉर्डोलवो के बारे में क्या? ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन का नाम सुनकर क्या वह अब भी भय से स्तब्ध नहीं हो जाएगा? त्यानहेंग, इन शब्दों से तुम्हारा क्या मतलब है? यू त्यानहेंग को इस तरह बोलते सुनकर किनमिन का दिल तुरंत घबरा गया। तुम्हारा क्या मतलब है? मेरे चाचा को परेशान करने का यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। मैं अब हेवन डो इंपीरियल अकादमी का छात्र नहीं हूँ, मैं श्रेक अकादमी में शामिल हो रहा हूँ और मैं अपने चाचा के साथ आगे बढ़ना और पीछे हटना चाहता हूँ। बूम! चेनशिन की चारों ओर अचानक सफेद नीली आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और एक उपाधि प्राप्त डोलवो की आभा ने सीधे यू त्यानहेंग और गिरे हुए यू शियाओगा को दर्जनों मीटर दूर फेंक दिया। बदमाश, क्या तुम इस बूढ़े आदमी को धमका रहे हो? कितने साल बीत गए थे? ये पहली बार था जब इतने कम उम्र के किसी कनिष्ठ ने उनके संप्रदाय का इस्तेमाल करके उसे धमकी दी थी, जिससे चेनशिन को अभूतपूर्व क्रोध आया। उसकी लंबी तलवार म्यान से बाहर निकली हुई थी और उसकी भेदी तलवार की शक्ति ने वहां मौजूद सभी लोगों को अपनी आंखें खोलने में असमर्थ कर दिया था। अध्याय 35 श्रेक अकादमी का पतन। क्लैंग। चेनशिन ने सेवन किलर स्वॉर्ड को चलाया और उसे उग्रता से आगे की ओर घुमाया। दूधिया सफेद तलवार की ऊर्जा अतुलनीय गति के साथ युत्यानहेंग की ओर उड़ गई। फाड़ना। वस्त्र फटने की आवाज गूंज उठी। दोनों के वस्त्र एक साथ कट गए और उनकी छाती से ताजा खून बहने लगा, जिससे आसपास की जमीन लाल हो गई। आह आह! एक ही समय में 2 चीखें गूंज उठी। यू त्यानहेंग और यू शियाओगा की घायल अवस्था एक जैसी थी। तलवार की शक्ति से उनकी छाती, भुजाएं और हड्डियों वाले अधिकांश हिस्से पूरी तरह से चकनाचूर हो गए थे। तलवार की ऊर्जा चाचा और भतीजे के शरीर को सीधे भेद गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चेनशिन ने अपनी शक्ति पर नियंत्रण रखा और घातक प्रहार नहीं किया। अगर कोई सहायक प्रणाली होती तो स्पिरिट मास्टर उनकी रिकवरी में मदद करेंगे, ये जानलेवा नहीं होगा, लेकिन यह एक ही बार उनके लिए कई महीनों तक अस्पताल के बिस्तरों पर पड़े रहने के लिए काफी था। शियाओगांग। फ्लेंडा एक बार फिर दिल के दर्द से चीख उठा। आज यह उसकी अनगिनत पीड़ा भरी चीखों में से एक थी। बहुत ही दयनीय।
शियाओगांग, मुबाई और इसियू त्यानहेंग की तुलना में वास्तव में उसे और झाओ को सबसे कम घायल माना जा सकता है। अगर आज वो बुरा आदमी न आता, बल्कि वो पुरानी हड्डी होती, तो तुम इतने भाग्यशाली न होते कि बच पाते। अपनी शक्ति समेटे हुए चेन शिन मुड़ा और जाने की तैयारी करने लगा। ये देखकर रॉयल फाइटिंग टीम के सदस्य भी साथ में चले गए, केवल फ्लेंडर और श्रेक के अन्य लोग ही पीछे रह गए। झू झुकी, तुम फिर कहाँ जा रही हो? झू झुकी को एक जगह खड़े होकर थोड़ी देर हिचकिचाते हुए और फिर दूसरे पक्ष के साथ जाने का इरादा करते हुए देखकर फ्लेंडर का दिल घबरा गया। क्या ऐसा हो सकता है? मैं भी पढ़ाई छोड़ रहा हूँ। सिर्फ 4 शब्दों ने फ्लेंडर की बची कुची उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। उसकी श्रेक अकादमी ने आखिर कौन सा गुनाह किया था? कितना समय बीत चुका था और ये सब इस तरह बिखरने लगा था। सांस धीरे धीरे उठते हुए फ्लेंडर ने आप भरी और कुछ नहीं कहा। चूंकि दूसरा व्यक्ति जाना चाहता था, इसलिए अब उसे रोकने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। इसके बाद वह केवल एक हाथ में यू त्यानहेंग और दूसरे हाथ में यू शियाओगा को लिए हुए अकादमी के अंदर की ओर चल पड़ा। उसे इन दोनों को तुरंत इलाज के लिए ले जाना था। उन्हें उठाते ही उसे ऐसा लग रहा था कि दूसरा पक्ष पूरी तरह से बेजान हो गया है। स्वॉर्डवालों के उस प्रहार से लगी चोट लगभग एक खंडित फ्रैक्चर जैसी थी। रॉयल फाइटिंग टीम की तरफ से कुछ दूर चलने के बाद चेन शिन ने पीछे मुड़कर भीड़ से कहा, ठीक है, इस बूढ़े आदमी को अभी कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए मैं पहले चलता हूँ। रोंगराम की देखभाल आप लोग कर सकते हैं, उसे और कोई तकलीफ न होने देना, वरना। किनमिंग को सब पता है, कृपया निश्चिंत रहें, महाराज। किनमिंग ने अपनी मुठ्ठियां जोड़ी, जबकि चेन शिन की तलवार जैसी निगाहें शांत भाव से युनतियान पर टिकी थी। युनतियान ने भी उसी तरह अपनी मुठ्ठियां जोड़ी और कहा, निश्चिंत रहें, स्वॉर्डवालो, हम इस निंगरोंगराम को किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं सहने देंगे। ये सुनकर चेन शिन ने सिर हिलाया और फिर अपनी तलवार को आकाश में चला दिया, जो प्रकाश की एक धारा में परिवर्तित होकर सोतो शहर से दूर उड़ गई। ठीक है बच्चों, आज इतनी सारी घटनाओं के बाद आप थक गए होंगे, है ना? चलिए आज रात किसी होटल में रुकते हैं और कल सुबह जल्दी स्वर्डो शहर लौट चलते हैं। स्वॉर्डवालों की पूरी तरह गायब हो जाने और आसपास का माहौल अब उतना तनावपूर्ण न रहने के बाद किनमिंग ने ताली बजाई और सभी को आराम करने के लिए पास के होटल में ले जाने की तैयारी की। दुगुयान और युनतियान के पीछे चल रही अन्य 2 लड़कियों के चेहरे पर भी थकान के भाव थे। वे सचमुच थोड़ी थकी हुई थी। आज एक ही समय में 2 उपाधि प्राप्त दुल्हुओं को देखना बहुत ही दुर्लभ था। कृपया कुछ देर इंतजार करें। इसी क्षण पास ही से एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सभी ने उधर देखा और पाया कि नवागंतुक का चेहरा अत्यंत सुंदर था, जिस पर भावों का कोई निशान नहीं था। उसकी खूबसूरत आंखों में कभी कभी थोड़ी सी उलझन झलकती थी। एक तन काले चमड़े का सूट उसके नाजुक शरीर पर कसकर लिपटा हुआ था, जो उसकी सुडौल आकृति को उभार रहा था। साथ ही उसकी भूरी त्वचा और शांत स्वभाव भी झलक रहा था। ये देखकर दुगुयान और येलिंगलिंग ने अनजाने में अपना सिर नीचे करके खुद को देखा, और यह जानकर कि दोनों में कोई तुलना ही नहीं है, वे खतरे की एक लहर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाई। इतनी बड़ी लड़की कैसे हो सकती है? दुगुयान और अन्य लोगों की निगाहों को महसूस करते हुए, खासकर जब युनतियान ने भी उसकी ओर देखा, तो झू झूकी का छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसने अनजाने में अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने रोक लिया। इसी बीच निंगरोंगरान की आंखें चमक उठी। झुकी भी यहाँ कैसे आ गई? आप श्रेक अकादमी से झू झूकिंग है ना? आप डीन फ्लेंडर और अन्य लोगों के साथ अकादमी में वापस क्यों नहीं लौटे? मैंने पढ़ाई छोड़ दी, वह जगह मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। ये सुनकर किनमिंग दंग रह गया। इन शब्दों का क्या अर्थ था? क्या इसका मतलब ये था कि वह भी हेवन डो इंपीरियल अकादमी में शामिल होना चाहती थी? फिर आप? मैं आपके प्रतिष्ठित विद्यालय में शामिल होना चाहता हूँ। श्रेय के वे लोग घिनौने और नीच हैं, और वह स्वघोषित ग्रैंडमास्टर केवल कुछ पूरी तरह से बेकार चीजें सिखाता है। हाँ किनमिंग, तुम सही कह रहे हो। झूकिंग बहुत मेहनती है। 12 साल की उम्र में ही वह 28वें रैंक पर पहुंच चुकी है। इस पर किनमिंग ने अब और संकोच नहीं किया। इतनी कम उम्र में 28वें रैंक तक पहुंचना वाकई दुर्लभ था, और चूंकि निंगरोंगरांग ने भी कहा था कि वह अपनी साधना में कड़ी मेहनत करती है, इससे ये भी पता चलता है कि दूसरे पक्ष का चरित्र बुरा नहीं है। अकादमी के भीतर शिक्षा समिति के तीनों सदस्य प्रतिभाशाली लोगों के प्रति कभी किसी को निराश नहीं करते थे। दूसरे पक्ष को देखकर वे भी निश्चित रूप से सहमत हो जाते। लेकिन वास्तविकता में झुझुकी को पूरी तरह से प्रतिभाशाली नहीं माना जा सकता था। अधिक से अधिक वह सिर्फ एक सामान्य प्रतिभा वाली युवा लड़की थी, जो साधना में कड़ी मेहनत करने को तैयार थी। मूल रचना में दाई मुबाई को आसानी से माफ कर देने की वजह से भी कई लोगों ने उनकी आलोचना की। शुरुआत में वह श्रेक के सबसे सामान्य किरदारों में से एक लगती थी, लेकिन बाद में उन्होंने स्वेच्छा से स्पिरिट फ्यूजन एबिलिटी के लिए एक सहायक के रूप में काम किया। तो फिर आप हमारे साथ आ सकते हैं। कल सुबह हम हेवन डो सिटी लौटेंगे। अपने सामने ये दृश्य देखकर युनतियान मन ही मन थोड़ा हंसने लगा। इतने सारे लोग पहले ही श्रेक अकादमी छोड़ चुके थे, क्या तांग हाओ फिर भी लिटिल सेन को वापस भेजेगा? तांग हाओ के बारे में सोचते ही युनतियान की आंखों में थोड़ी सी अनिच्छा झलक उठी। वह अभी भी उतना शक्तिशाली नहीं था, उसे मजबूत बनना ही होगा, तभी वह अपना और शियाओगू का बदला ले पाएगा। डॉट डॉट डॉट। दूसरी ओर सोतो शहर के बाहरी इलाके में एक अज्ञात स्थान। उफ, आह। इस समय तांग हाओ जमीन पर लेटा हुआ था। दर्द से उसका चेहरा सिकुड़कर एक गेंद जैसा हो गया था, और वह बेहद क्रूर दिख रहा था। उसके शरीर से समय समय पर खून के फव्वारे फूटते थे। चाहे तानसान ने किनारे से इसे रोकने की कितनी भी कोशिश की हो, वह इसे रोक नहीं सका।
पिताजी, आखिर आपको क्या हो गया है? मेरे शरीर पर लगे पुराने घाव फिर से उभर आए हैं। तांग हाओ ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसने पाया कि जैसे ही वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करता था, ये छिपी हुई चोटें तुरंत भड़क उठती थी, जिन्हें किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता था। लिटिल सेन, युनतियान और बाकी लोग शायद कल यहाँ से चले जाएंगे। जब वो समय आए, तो तुम्हें श्रेक अकादमी लौट जाना चाहिए। पिताजी की वर्तमान स्थिति को देखते हुए, मैं फिलहाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपने पिता की बातें सुनने के बाद, तानसान को सबसे पहले यही महसूस हुआ कि उनके स्वर में अभूतपूर्व कमजोरी और थकावट थी। तानहाओ का मूल इरादा तानसान को हथौड़े की कुछ तकनीकें सिखाना था, लेकिन अफसोस, ये छिपी हुई चोटें इतनी गंभीर थी कि तानसान उन पर काबू नहीं पा सका। इसलिए वह तानसान को एक बार फिर श्रेक के पास लौटने के लिए मजबूर कर सकता था, जबकि वह खुद अपनी छिपी हुई चोटों को ठीक करने के तरीके खोजता रहा। मैं समझता हूँ। तानसान ने गहरी सांस ली, उसकी आंखों में आक्रोश और हत्या की मंशा झलक रही थी। यून दियान को इतनी अच्छी किस्मत किस आधार पर मिली थी, यहाँ तक कि उसके प्रतिष्ठित दुर्यो पिता भी उस पर हमला करके उसे मार नहीं सकते थे। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास अभी भी रहस्यमय स्वर्ग खजाना अभिलेख और एक दूसरी आत्मा थी। युनतियान शुरुआत में ही शक्तिशाली था, एक बार जब वह अपनी दूसरी आत्मा का अभ्यास कर लेगा, तो क्या वह उसका आसानी से दुरुपयोग नहीं कर पाएगा? ये तो बस उसकी शियाओ के लिए अफसोस की बात थी, जो मानव रूप में एक आत्मा जानवर निकली और उसने युनतियान के लिए खुद को बलिदान भी कर दिया था। लेकिन 1 लाख साल पुरानी सॉफ्ट बोन्स रैबिट आखिर कितनी ताकतवर हो सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि वह उसे अजय आध्यात्मिक क्षमता दे सके? ये तो बहुत ही बेतुका था। तानसान को 1 लाख साल पुरानी आत्मा की अंगूठी की शक्ति का पता नहीं था, और नहीं उसे यह पता था कि ये 2 आध्यात्मिक क्षमताएं प्रदान करेगी। अध्याय 36, युनतियान की आध्यात्मिक क्षमता, फ्लेंडर खो गया। वापस होटल में वापस लौटने के बाद समूह ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बस अपने अपने कमरों में लौट गए। युनतियान ने तुरंत नहाकर सोने की बजाय अपने किंगतियान भाले को बुलाया। अपने मूल चमकदार सफेद रंग की तुलना में किंगटियन भला अब एक हल्की गुलाबी चमक से ढका हुआ था, और युनतियान को स्पष्ट रूप से उस पर शियाओवू की आभा का एहसास हो रहा था। पता चला है कि कुछ प्रविष्टियां अभी तक जारी नहीं की गई हैं, अब मेजबान के लिए विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लंबे समय से शांत पड़े इस सिस्टम से अचानक एक आवाज आई। तुरंत ही युनतियान की आंखों के सामने एक पैनल खुल गया, जिसके साथ 3 चमकदार रंगीन रोशनी दिखाई दी। वे टूटते तारों की तरह उसकी आंखों के सामने से गुजर गए। पिछली विशेषताओं के विपरीत रंगीन विकल्पों में विकल्प बार पर एक प्रिज्मेटिक बनावट भी थी। रंग किंगटियन दिव्य शक्ति, डोलुआ उपाधि प्राप्त करने से निश्चित रूप से प्रथम श्रेणी या उससे उच्चतर देवत्व विरासत प्राप्त होगी, और किंगटियन भाले के उदात्तीकरण के लिए आवश्यक दिव्य शक्ति में काफी कमी आएगी। रंग दिव्य कृपा सुखदायक किंगटियन, उपाधि प्राप्त डोलुओं तक सीमित नहीं, ईश्वर पद विरासत प्राप्त करने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। रंग टाउन हेवनली डिवाइन पाथ, ईश्वर परीक्षण की कठिनाई कम हो गई है, और किंगटियन भाले के विभिन्न उपभोग संकेतक कम हो गए हैं, जिनमें आध्यात्मिक शक्ति, सहन शक्ति, दिव्य बल आदि शामिल है। अपने सामने मौजूद इन तीनों विकल्पों को देखकर युनतियान को लगा कि उसे ये तय करने में जरा भी संकोच करने की जरूरत नहीं है कि उसे क्या चुनना है। पहला विकल्प किंगटियन डिवाइन माइट था, जो तीनों में सबसे उपयुक्त था। चाहे वह दैवीयता की गारंटीकृत विरासत हो या किंगटियन भाले को उन्नत करने की कम सीमा, यह उनका सर्वोत्तम विकल्प था। जहां तक बाद के दिव्य कृपा सुखदायक किंगटियन और टाउन हेवनली डिवाइन पाथ की बात है, तो पहला उसे वर्तमान स्तर पर एक देवत्व विरासत प्राप्त करने की अनुमति दे सकता है, लेकिन अनिश्चितता बहुत अधिक थी। यदि उसे जो भी विरासतें दी गई, वे सभी अपेक्षाकृत कमजोर थी या उसके अनुकूल नहीं थी, तो क्या वह प्रविष्टि व्यर्थ नहीं जाएगी? बाद वाले पहलू की तो बात ही छोड़िए, इस पर विचार करने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। जिन्हें देवीय परीक्षाएं प्राप्त होती हैं, वे स्वाभाविक रूप से चुनौतियों से नहीं डरते। इसके अलावा युनतियान स्थानीय निवासी नहीं था, वह जानता था कि यदि उसे सचमुच देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाए, तो देवीय परीक्षाएं उसके लिए कोई बड़ी कठिनाई नहीं पैदा करेगी। तानसान के सागर देवता और असुर देवता के परीक्षणों के बारे में सोचते ही यह स्पष्ट हो गया कि इसमें बहुत सारे मामलों में पैरवी की गई थी। सिस्टम, मैं पहला वाला चुनता हूँ, किंगटियन डिवाइन माइट। जैसे ही चुनाव अंतिम रूप से तय हुआ, पहली किरण रंगीन प्रकाश की धारा में परिवर्तित हो गई और युनतियान के शरीर में समा गई। उसे स्वयं कुछ भी महसूस नहीं हुआ, और संभवतः इसका प्रभाव बाद में ही महसूस होगा। और मेरी 5वीं आत्मा की अंगूठी। युनतियान का मन उसकी आत्मा की अंगूठी में लीन हो गया। 5वीं आध्यात्मिक क्षमता, डोम्पी कमरता, वह परागोन गोल्डन बॉडी से घिरा रहता है, जिससे 4 सेकंड की अवधि के लिए उस पर भगवान स्तर से नीचे के सभी हमले पूरी तरह से अप्रभावी हो जाते हैं। इस अजयता अवधि के दौरान किंगटियन भाले की शक्ति और गति 50% बढ़ जाती है। भाले की सभी तकनीकें बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग करती हैं, और इसका उपयोग दिन में 2 बार किया जा सकता है। डोमबर्ग स्पीयर बरील, एक डोमेन का विस्तार होता है जिसमें वह स्वयं केंद्र में होता है। युनतियान की शक्ति के 60% के बराबर शक्ति वाले भाले के आकार लगातार उसके चारों ओर उत्पन्न होते हैं और हमला करते हैं। इस दौरान वह 6 सेकंड की अवधि के लिए डोमेन के भीतर असीमित टेलीपोर्टेशन कर सकता है, और भाले के आकार स्वतंत्र रूप से विस्फोट कर सकते हैं। इन 2 आध्यात्मिक क्षमताओं के लिए युनतियान केवल 2 शब्दों का उपयोग कर सकता था, अजय। इसके अलावा डोम्पी की यह अमर आत्मा क्षमता युनतियान को अपने पिछले जन्म के उचेहा मादारा के कौशल की याद दिलाती थी। क्या वह भी उसी तरह की शक्ति से परिपूर्ण होने वाला था? जहां तक 100,000 साल पुराने सिल्वर शेडो ड्रैगन गैलप के बाएं पैर की हड्डी की स्पिरिट बोन स्किल की बात है,
शैडो ड्रैगन शेक्स द अर्थ एक निश्चित सीमा के भीतर दुश्मनों की ढाल की ताकत को लगातार कमजोर करता है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति की खपत बढ़ जाती है। अवधि जितनी लंबी होगी, कमजोरी की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी। सिल्वर डोम एक्सटर्मिनेटिंग स्टेप किंटियन भाले की नोक पर छाया शक्ति का एक समूह संघनित होकर ड्रैगन रूप में निकलता है, जो दुश्मन की रक्षा क्षमता की 30% को अनदेखा करता है। प्रहार करने पर यह थोड़े समय के लिए दुश्मन की एक आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करने की क्षमता को रोक सकता है। इन संयुक्त कौशलों के साथ युनतियान समान रैंक या उससे थोड़ी ऊपर की रैंक पर लड़ते हुए दुश्मन को एक भी आध्यात्मिक क्षमता का उपयोग करने में असमर्थ बना सकता है, जबकि वह स्वयं विजेता के साथ एक जबरदस्त हमला कर सकता है। ये कहावत सचमुच सच साबित हुई। मजबूत यांत्रिकी और भरपूर मूल्य, भले ही यूनमिंग आ जाए, उसके पास केवल यही दो तरकीबें होंगी। अगली सुबह तड़के समूह ने एक घोड़ागाड़ी में सवार होकर हेवन डो सिटी की ओर प्रस्थान किया। चुपके से तानहाओ अपने थके हुए और दर्द से कराहते शरीर को घसीटते हुए एक छत पर ले गया और उस दिशा में टकटकी लगाए देखता रहा जहां से रॉयल फाइटिंग टीम गई थी। उसकी आंखों में उदासीनता भरी हुई थी। लिटिल सैन को अब तक श्रेक अकादमी लौट जाना चाहिए था। मुझे भी जल्दी निकलना होगा। अगर यह और देर तक चलता रहा तो लिटिल सैन खतरे में पड़ जाएगी। उसकी छिपी हुई चोटें अब इतनी गंभीर हो चुकी थी कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। जरा सी भी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग करने पर उसके घाव तुरंत फूट पड़ते। अगर उसे फिर कभी किसी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करना पड़ा तो लड़ने के लिए उसे अपनी पूरी शक्ति दांव पर लगानी पड़ेगी। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि युनतियान का संशोधन वास्तव में महत्वपूर्ण था, लेकिन उस समय इसमें जोई का भी एक तत्व शामिल था। श्रेक अकादमी में एक अपेक्षाकृत बड़े लकड़ी के घर के अंदर, जो काफी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। फ्लेंडर, झाओ वुजी, ली यूसोग और लू किबिन सहित कई शिक्षक शाओशिन को यूशियाओबाग और अन्य दो का इलाज करते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में उदासी छाई हुई थी। डीन, सिर्फ एक रात में तुम सबके साथ इतनी बड़ी घटना कैसे घटित हो सकती है? शाओशिन की थोड़ी थकी हुई आवाज सुनाई दी। इस समय तक वह पूरी रात लगातार चीनी की फलियां बनाने और माहुनगजुन और अन्य लोगों को इधर उधर काम करने का निर्देश देने में व्यस्त था। एक आध्यात्मिक संत होने के बावजूद वह अब अत्यधिक थका हुआ महसूस करने लगा था। माफ कीजिए, ओर शाओ, इस मामले के लिए अब भी मुझे ही दोषी ठहराया जाना चाहिए। फ्लेंडर के चेहरे पर थोड़ी सी माफी झलक रही थी। उपचार प्रणाली की स्पिरिट मास्टर्स को ढूंढना बहुत मुश्किल था। उनके दिमाग में शाही लड़ाकू दल की ये लिंगलिंग का नाम आ रहा था, लेकिन दूसरी पार्टी अब मदद नहीं करेगी और यह भी पता नहीं था कि वह अभी भी सोतो शहर में है या नहीं। इसलिए अब तक वे पूरी तरह से शाओशिन नामक खाद्य प्रणाली पर ही निर्भर थे, एक आध्यात्मिक गुरु जो साधारण उपचार करना जानते थे। फिलहाल क्या शियाओगांग और बाकी सब ठीक हैं? अब वे शांत हो गए हैं। ग्रैंडमास्टर और इस नौजवान को बस आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत है। जहां तक मुबाई की बात है, दाई मुबाई का जिक्र करते ही शाओशिन की आंखों में गंभीरता का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दिया, जिससे वहां मौजूद सभी लोग स्वाभाविक रूप से घबरा गए। वह जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। अगर वहां असली हिस्से होते तो उस 9 हॉट बेगुनिया पर भरोसा करके शायद इलाज संभव हो पाता, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं उपचार प्रणाली का स्पिरिट मास्टर नहीं हूँ। इस स्तर तक पहुंचना ही मेरी परम सीमा है। शिक्षक शाओशिन, मुझे मिल गया। इसी क्षण मां होंगजुन अचानक खड़ा हो गया। उसके हाथ में कागज में लिपटा एक उपकरण था। ताजा खून पूरे कागज में फैल चुका था और हवा में हल्की सी मछली जैसी दुर्गंध फैली हुई थी। होंगजुन, ये तुम्हें कहाँ से मिला? छी! झाओ वुजी ने अपनी नाक ढंक ली और मां होंगजुन के हाथ में मौजूद चीज को घूरते हुए गुस्से से भौहें चढ़ा ली। ये बेहद घिनौना था। कल महामहिम स्वॉर्ड डोलू ने इसे काट दिया था। मैंने देखा कि दूसरे पक्ष ने इसे ठिकाने लगाने की जहमत ही नहीं उठाई, इसलिए मैंने इसे लपेटकर यहाँ ले आया। हाँ हाँ, ये तो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, फैटी। ऑस्कर अवाक रह गया। मरा हुआ फैटी अब भी उतना ही निर्दयी था, लेकिन इसे एक उपयोगी कार्य भी माना जा सकता है। लेकिन फ्लेंडर चैन से नहीं बैठा। उसकी भौहें सिकुड़ी रहीं। उसने पहले तो हेवन डो इंपीरियल अकादमी जाने का विचार छोड़ दिया था, लेकिन अभी मुबाई को इलाज की जरूरत थी। क्या ऐसा हो सकता है? अध्याय 37, फ्लेंडर ब्लू टायरेंट अकादमी में शामिल होने की योजना बना रहा है। डीन। इसी क्षण एक आवाज सुनाई दी और सभी ने उधर देखा तो तानसान दरवाजे पर पूरी तरह से सुरक्षित खड़ी थी। ये देखकर फ्लेंडर अंदर ही अंदर घबरा गया और चिंतित हो गया। क्या तानसान की वापसी अलविदा कहने के लिए ही थी? तानसान, आप वापस क्यों आए? क्या ऐसा हो सकता है कि महामहिम तानहाओ ने आपको अलविदा कहने के लिए कहा हो? मेरे पिताजी को कुछ काम थे और उन्हें जाना पड़ा, इसलिए मैंने यहीं रुककर शिक्षक की देखभाल करने का फैसला किया। ये सुनकर फ्लेंडर ने राहत की सांस ली और उसकी पहले से तनी हुई भौहें ढीली पड़ गईं। नया युतिया नहेन को मिलाकर उसकी श्रेक अकादमी में अभी भी 5 छात्र थे। स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 7 छात्रों की आवश्यकता थी, इसलिए अभी भी समय था। ये सोचते ही फ्लेंडर को अचानक याद आया कि उसके पास अभी भी एक और रास्ता है, स्वर्ण त्रिकोण का वध कोना, लियो एलोंग। उसका एलोंग। उसकी आंखें चमक उठी और फ्लेंडर को एक नया विचार आया। लियो एलोंग ने ब्लू टायरेंट अकेडमी की स्थापना की थी, जो हेवनडो सिटी में ही स्थित थी। अगर वह श्रेक समेत सभी को अपने साथ शामिल होने के लिए प्रेरित कर ले तो क्या सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा? जहां तक चिकित्सा उपचार की बात है, वे संयोगवश हेवनडो इंपीरियल अकादमी जाकर ये लिंगलिंग से पहल करने के लिए कह सकते हैं। वह सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। फ्लेंडर को लगा कि उसके पास पहले से ही शियाओगांग की आधी बुद्धि है। वाकई बुरा नहीं है। चूंकि ऐसा है तो चलिए पहले मैं हमारे अगले कदमों के बारे में बात करता हूँ। फ्लेंडर ने सबको अपनी ओर देखने का इशारा करने के लिए ताली बजाई। मेरी योजना है कि हम पहले हेवनडो सिटी जाएं। हेवनडो इंपीरियल अकादमी में दाखिला लेना बेशक बहुत सुविधाजनक नहीं है, लेकिन गोल्डन ट्रायंगल के सदस्य होने के नाते शियाओगांग और मैं विंग कॉर्नर और इंटेलेक्चुअल कॉर्नर के नाम से जाने जाते हैं। एक और शख्स है जिसके बारे में आपने जरूर सुना होगा और वो है स्लॉटर कॉर्नर, लियो एलोंग।
स्लॉटर कॉर्नर। माँ हुंगजुन और बाकी लोग हैरानी से देखने लगे। ऐसे दबंग उपनाम के साथ सामने वाला पक्ष जरूर कोई ताकतवर टीम होगी, है ना? केवल झाओ गुजी और अन्य लोगों के चेहरे अपेक्षाकृत शांत थे। उन्होंने भी स्वर्ण त्रिभुज के बारे में सुना था, लेकिन वे इसके बारे में गहराई से कुछ नहीं जानते थे। जी हाँ, इसलिए वे लोग ने हेवन डो सिटी में ब्लू टायरेंट अकेडमी नाम से एक अकादमी की स्थापना की है और मैं आप सभी को वहां अध्ययन के लिए ले जाना चाहता हूँ। अपने चौकोर फ्रेम वाले चश्मे को ऊपर धकेलते हुए फ्लेंडर ने यू शियाओगा की ओर देखा। उसकी आंखों में जटिल भावनाओं की एक झलक दिखाई दी। उम्मीद है कि शियाओगा उसका फैसला मान लेगा। श्रेक अकादमी को औपचारिक अकादमी नहीं माना जाता था और स्पिरिट मास्टर प्रतियोगिता में भाग लेने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। श्रेक अकादमी में सभी के लिए ही नहीं, बल्कि मुंबई को भी हेवन डो सिटी की यात्रा करनी पड़ी। हालांकि झाओ गुजी और अन्य लोगों ने इस पर कुछ आपत्तियां उठाई। डीन, क्या तुम सचमुच श्रेक अकेडमी को छोड़ने के लिए तैयार हो, जिसकी स्थापना तुमने इतने लंबे समय से की है? मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं खुद को एक योग्य डीन नहीं मानता, लेकिन मैं हमेशा से आपके भविष्य की योजना बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहता रहा हूँ। फ्लेंडर ने कड़वी मुस्कान दी। उनसे पहले के इन शिक्षकों ने कई वर्षों तक उनका अनुसरण किया था, कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से अपना योगदान दिया था, फिर भी डीन होने के नाते वह उन्हें पुरस्कृत करने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उन्हें औपचारिक शिक्षक भी नहीं माना जा सकता था क्योंकि उनके पास उचित आधिकारिक व्यवस्था का अभाव था। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। आप सभी वापस जाकर इस पर अच्छी तरह सोच विचार कर लें। बूढ़े झाओ, आपने भी बहुत मेहनत की है, पहले थोड़ा आराम कर लीजिए। चलिए अब हम चलते हैं, और छोटी आओ, इधर आकर उनका ख्याल रखिए। ये देखकर कि किसी का भी उसका खंडन करने का कोई इरादा नहीं है, फ्लेंडर ने अंततः निश्चिंतता का भाव पाया। अब बस इतना ही बचा था कि जागने के बाद शियाओगा की भावनाओं को शांत किया जाए। अरे डीन, मैं भी कल रात काफी देर तक व्यस्त था। मैं इसे करूंगा। ऑस्कर के इंकार भरे शब्द बोलते ही उनके पास पहुंचे तांगसान ने तुरंत ये थका देने वाला काम अपने हाथ में ले लिया। वह अपने गुरु का आदर करते थे, इसलिए उनके लिए बेहतर यही था कि वे दूसरे व्यक्ति की देखभाल स्वयं करें। हम तो तांगसान, तुम कर लो। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। और हम जुन, मोबाइल की उस चीज को भिगो कर रखना और ध्यान रखना कि उसमें कोई संक्रमण न हो, समझे? सबके चले जाने के बाद तांगसान ने यू शियाओगांग और अन्य लोगों को बिस्तर पर बेसुध पड़े देखा। उसकी आंखों में चिंता और कुछ उलझन दोनों ही भाव थे। पिछली रात उसे अपने शिक्षक का कोई अता पता नहीं था, तो फिर वे अभी भी इस हालत में क्यों थे? बहुत सोच विचार के बाद भी तांगसान ने सारा दोष युनतियान पर ही मर दिया। जरूर उसी ने ये सब किया होगा। चूंकि उसके पिता ने उसे मौके पर ही नहीं मारा, तो उसने तुरंत बदला लेना चाहा होगा। उसका गुरु तो निश्चित रूप से उसके जहरीले हाथों का शिकार बन गया था। तुम्हें धिक्कार है युनतियान, तुम मेरी तांगसान की जान से मारने की सूची में पहले नंबर पर हो। डॉट डॉट डॉट। खांसी खांसी। हेवनडो सिटी की ओर जा रही एक गाड़ी में दूर बैठे युनतियान को अचानक खांसी आने लगी। शियाओटियन, क्या तुम ठीक हो? भाई युनतियान, क्या हुआ? सुंदर युवतियों से भरी गाड़ी को देखकर युनतियान ने अपना सिर खुजाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। क्या आत्मा राजा बनने के बाद भी उसे सर्दी लग सकती है? उनके बाईं और दाईं ओर ये लिंगलिंग और डुगुयान बैठी थी, जबकि निंगरोंगरांग और झू झुकी उनके ठीक सामने अगल बगल बैठी थी। उनकी एक खांसी ने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया, और यहाँ तक कि झू झुकी ने भी चुपके से उनकी ओर देखा। जरूर वो तांग हाओ ही होगा। उसने शियाओटियन को अंदरूनी चोटें पहुंचाई हैं। वापस आकर मैं दादाजी से जरूर तांग हाओ से लड़ाई करवाऊंगा। दुगुबो, क्या आप विनम्रता दिखा रहे हैं? रॉयल डू टीम के सदस्यों द्वारा किराए पर ली गई गाड़ियां उच्चतम श्रेणी की थी, जिनमें से प्रत्येक गाड़ी में 5 से 6 लोग बैठ सकते थे, इसलिए 2 गाड़ियां पूरी तरह से पर्याप्त थीं। बहन दुगुयान, तांगहाओ से लड़ने के लिए हमें अभी भी मेरे दादाजी की तलवार की जरूरत है। आपके दादाजी किस स्तर के हैं, और वे इस समय कहाँ से धन कमा रहे हैं? हम, लिटिल प्लेन, क्या तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है? आप। निंगरोंगरान ने दुगुयान की तरफ देखा और फिर गुस्से से अपनी छाती पर नजर डाली। वह अभी भी और बेहतर हो सकती थी। अपने होठों को सिकोड़ते हुए उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया और बोलना बंद कर दिया। ये देखकर दुगुयान की आंखों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि झलक उठी। छोटी बच्ची, इतनी छोटी उम्र में लोगों को लूटने की कोशिश मत करो। ये देखकर झू झूकिंग ने भी चुपचाप अपनी ओर देखा, और जब उसे पता चला कि उसे अपनी उंगलियां दिखाई नहीं दे रही हैं, तो उसका छोटा सा चेहरा तुरंत लाल हो गया। वे सभी इतनी मेहनत कर रहे थे, अगर वह उनके साथ शामिल नहीं होती तो क्या वह अलग थलग नहीं दिखती? इस डिब्बे की चहल पहल के विपरीत दूसरा डिब्बा काफी शांत था। किनमिंग, तुम्हें क्या हुआ है? आह, आखिर आप लोगों को क्या लगता है कि तियानहेंग का ये हाल क्यों हुआ? किनमिंग ने अपना सिर हाथों में थाम लिया। उसके चेहरे पर आत्मदोष के भाव थे। अगर वह चीजों को थोड़ा बेहतर ढंग से संभाल पाता और उसकी क्षमताएं अधिक मजबूत होती, तो क्या तियानहेंग उसे छोड़कर नहीं जाता? इसके अलावा, हालांकि यू शियाओगा तियानहेंग का चाचा था, उसकी आध्यात्मिक शक्ति केवल 29वें स्तर की थी। आखिर उसमें ऐसा क्या था जो तियानहेंग को उसकी ओर आकर्षित करता था? किनमिंग, कृपया खुद को दोष मत दो। यू तियानहेंग शायद कुछ पल के लिए भ्रमित हो गया होगा, कौन जानता है, शायद वो कुछ दिनों में वापस आ जाए। यूफेंग ने किनमिंग को प्यार से सांत्वना दी। उन सभी ने यू तियानहेंग के व्यक्तित्व को देखा था, अभिमानी और घमंडी, हमेशा अपने आसपास के लोगों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैया अपनाने वाला। मुझे उम्मीद है, हेवन डो इंपीरियल अकादमी लौटने के बाद मुझे सबसे पहले इस मामले की रिपोर्ट शिक्षा समिति और ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन कबीले के उस व्यक्ति को देनी होगी। अगर उन्हें पता चल गया तो क्या होगा? ये वास्तव में चिंताजनक मामला था। ब्लू लाइटनिंग टायरेंट ड्रैगन क्लैन के संप्रदाय प्रमुख यू युवांजिन एक प्रतिष्ठित डोलू थे, और यू तियानहेंग उनके पोते थे। अगर उन्हें पता चलता कि उनके पोते ने हेवन द इंपीरियल अकादमी से मनमाने ढंग से नाम वापस लेकर श्रेक में शामिल हो गए हैं, तो क्या वे अकादमी आकर हंगामा नहीं मचाएंगे?
इससे युनतियान द्वारा प्रविष्टि हटाने का प्रभाव स्पष्ट हो गया। शुरू से अंत तक किनमिंग ने कभी श्रेक अकादमी के बारे में नहीं सोचा। उसके दिल में श्रेक अकादमी उसका शिक्षण संस्थान था, एक यादगार जगह और कुछ नहीं। अध्याय 38 हेवनडो इंपीरियल अकादमी। कई दिन बीत गए। हेवनडो सिटी, ये संपूर्ण हेवनडो साम्राज्य की राजधानी होने के साथ साथ सबसे हलचल भरा और विशाल शहर भी था। नीले पत्थरों से बनी विशाल और मोटी शहर की दीवारें दर्जनों मील तक फैली हुई थी, जिन पर समय के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शहर की दीवारों पर लहराता शाही हंस ध्वज हवा में फहरा रहा था और भारी कवच पहने सैनिक हाथों में लंबे भाले लिए लगातार गश्त कर रहे थे। महाद्वीप के सभी हिस्सों से व्यापारियों और स्पिरिट मास्टर्स की निरंतर आवाजाही से शहर के द्वार चहल पहल से भरे हुए थे। पंजीकरण के लिए तैनात सैनिक कलमों से उनकी जानकारी तेजी से लिख रहे थे। हेवनडो सिटी, कितनी यादें ताज़ा हो गईं। मैं इतने लंबे समय से वहां नहीं गया। दोनों गाड़ियों का पंजीकरण पूरा होने के बाद वे शहर के मुख्य मार्ग पर चल पड़ी। निंग्रोंगरांग ने गाड़ी का पर्दा उठाया, जिससे उनका मासूम और प्यारा चेहरा दिखाई दिया। सामने के दृश्य को देखकर उनकी आंखों में पुरानी यादों और खुशी के भाव उमड़ आए। हम आखिरकार वापस आ गए हैं। सोतो शहर में मुझे थोड़ा डर लग रहा था। किसने सोचा होगा कि मुख्य भूमि पर मशहूर तांग हाउस सचमुच ऐसे दिखेंगे और सोतो शहर में भी नजर आएंगे। यान, क्या तुम्हें उस तानसान पर ध्यान नहीं देना चाहिए? दरअसल वह क्लियर स्काई डोलवो का बेटा निकला। ये लिंगलिंग की आवाज में एक तरह की तत्स्थता थी, फिर भी उसमें एक अलौकिक कोमलता झलकती थी। तानसान का जिक्र करते ही उसकी खूबसूरत आंखों में थोड़ी हैरानी झलक उठी। हाँ, तांग हाओ। युनतियान ने उदासीनता से सिर हिलाया। उसकी आंखों में ऐसी भावनाएं झलक रही थी जिन्हें दूसरे समझ नहीं सकते थे। उसे याद आया कि जियाओ वू के पास रैबिट सोल इमोशनल बॉन्डर नामक एक सुनहरा प्रविष्टि पथ था। स्वर्ग खरगोश आत्मा भावनात्मक बंधन। एक बार जब वह ये तय कर लेती है कि दूसरा व्यक्ति ऐसा है जिस पर वह अपना जीवन सौंपने की योग्य है, तो वह खुद को बलिदान करने में संकोच नहीं करेगी। क्या उस दिन शियाओ वू को अपने साथ ले जाना ज्यादा बेहतर होता? लेकिन चाहे वह कोई भी रास्ता चुनता, तांग हाओ एक ऐसी बाधा थी जिसे कभी पार नहीं किया जा सकता था। दरअसल अगर वह शियाओ वू को अपने साथ ले जाता, तो बहुत संभावना थी कि वे दोनों नोर्डिंग शहर के बाहर ही मर जाते। वह भविष्य में किसी अवसर की प्रतीक्षा ही कर सकता था, ये देखने के लिए कि क्या जियाओ वू को पुनर्जीवित किया जा सकता है। प्रवेश प्रणाली में अनगिनत प्रविष्टियां थीं और उनमें से एक या दो निश्चित रूप से पुनर्जीवन क्षमता वाली होंगी। वर्तमान में तेजी से विकास करना और फिर तांग हाओ को मारना उसका लक्ष्य था। सोचे तो ये वाकई अजीब है। क्या तांग हाओ ने ध्यान नहीं दिया क्या हियन की 100,000 साल पुरानी आत्मा की हड्डी ले ली गई थी? क्या ऐसा हो सकता है कि वह इतने समय से वापस नहीं लौटा हो? शियाओटियन दुगुयान और अन्य लड़कियां युनतियान से तांग हाओ के बारे में उसके विचार पूछने ही वाली थी कि उन्होंने देखा कि वह अचानक गहरी सोच में डूब गया है और कितना भी बुलाने पर भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है। भाई युनतियान, क्या आप शियाओ के बारे में सोच रहे हैं? हाँ, अगर मैं न होता तो शायद जियाओ का ये हाल न होता। ये तुम्हारी समस्या नहीं है शियाओटिन। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि तांग हाओ वहां प्रकट होगा। असल में बात बस इतनी है कि वह बहुत स्वार्थी और आत्मकेंद्रित है। युनतियान ने सिर हिलाते हुए उनकी सांत्वना को अस्वीकार नहीं किया, लेकिन अपने दिल में उसने तांग हाओ को मारना अपना प्राथमिक लक्ष्य बना लिया था। रास्ते भर सब लोग बातें करते रहे और जैसे ही गाड़ी रुकी, आखिरकार हेवनडो इंपीरियल अकादमी आ गई। जहां तक हेवनडो इंपीरियल अकादमी के स्थान की बात है, ये हेवनडो शहर के अंदर नहीं, बल्कि इसके उत्तर पूर्व में एक उपनगर में स्थित थी। हेवनडो सिटी में प्रवेश करना केवल मुख्य सड़क से जाने की सुविधा के लिए था, क्योंकि मुख्य सड़क हेवनडो सिटी से होकर उपनगरों में स्थित हेवनडो इंपीरियल अकादमी तक सीधी जाती थी। जैसे ही सभी लोग गाड़ी से उतरे, सामने पहाड़ों के बीच बसा हुआ हेवनडो इंपीरियल अकादमी दिखाई दिया। पूरी पर्वत श्रृंखला हरी भरी थी और पर्वत की तलहटी में एक निर्मल झील स्थित थी। प्रांगण की दीवारें पर्वत की ढलान के साथ साथ फैली हुई थी, जिनमें चमकीली पीली दीवारें और चमकदार टाइलों से बनी छतें थी, जो देखने में भव्य और आलीशान लग रही थी। अकादमी का मुख्य परिसर पहाड़ के मध्य में स्थित था, जहां मार्शल आर्ट प्रशिक्षण मैदान और शिक्षण भवन असमान रूप से बिखरे हुए थे। पूरे पहाड़ी जंगल में विभिन्न प्रकार के अनुकरण साधना क्षेत्र फैले हुए थे। हालांकि यह हेवनडो सिटी के करीब था, लेकिन आसपास के पहाड़ों ने शहर की हलचल से इसे अलग रखने में मदद की। ये कहना गलत नहीं होगा कि यह वास्तव में हेवनडो साम्राज्य में सर्वोच्च विशिष्टताओं वाली प्रतिष्ठित स्पिरिट मास्टर अकादमी होने का हकदार था। शियाओटिन, कैसा है? क्या तुम थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? किनमिन जैसे ही गाड़ी से उतरा, वह युनतियान के पास गया और चिंता से पूछा। युफेंग और आसपास मौजूद अन्य लोगों के चेहरे पर भी चिंता के भाव थे। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद किनमिंग, मैं ठीक हूँ। युनतियान ने इसे लापरवाही से टाल नहीं दिया, बल्कि दूसरे व्यक्ति को गंभीरता से जवाब दिया। यह अच्छी बात है कि आप ठीक हैं। हम अगले कुछ दिनों तक अभ्यास नहीं करेंगे, थोड़ा और आराम करें। आप युवा लड़के लड़कियां शायद अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हैं। किनमिंग ने मुस्कुराते हुए सभी से कहा। उन्हें अभी भी झुकझुकिंग और निंग्रोंगरान से संबंधित कुछ आधिकारिक काम निपटाने थे। निंग्रोंगरान का मामला तो आसान था, लेकिन झुकझुकिंग का उन्हें नहीं पता था कि क्या वे स्टार लुओ साम्राज्य के जू परिवार के किसी सदस्य को हेवनडो इंपीरियल अकादमी में प्रवेश दे सकते हैं। ऐसी पहचान एक संवेदनशील विषय था। सहपाठी झुकझुकिंग और सुश्री रोंगरान बाद में मेरे साथ शिक्षा समिति कार्यालय आइए। ठीक है। झुकझुकिंग और निंग्रोंगरोंग ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया।
सफेद सैर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आसपास का शांत और निर्मल वातावरण लोगों को ताजगी और खुशी का एहसास करा रहा था। किनमिंग अभी भी निंगरोंग और झू झू किंग को हेवन डो इंपीरियल अकादमी के वातावरण और सुविधाओं से परिचित करा रहे थे। ये कहना ही उचित होगा कि हेवन डो इंपीरियल अकादमी की तुलना में श्रेय के शौचालय भी उसके सामने फीके पड़ जाते थे। साधना का वातावरण घटिया था, संसाधन सीमित थे और अनुकरणात्मक साधना का कोई वातावरण नहीं था। अगर किसी चीज की तुलना की जा सकती थी तो शायद केवल शिक्षक ही थे। कम से कम उन्हें अभी भी आध्यात्मिक संतों का मार्गदर्शन प्राप्त था, लेकिन यू शियाओगा के आगमन ने इस थोड़ी बेहतर स्थिति को भी हवा में गायब कर दिया। किनमिंग मुख्य द्वार पर पहुंचते ही पहरेदारों ने किनमिंग और अन्य लोगों को एक नजर में पहचान लिया, सम्मानपूर्वक उन्हें पुकारा और फिर रास्ता देने के लिए एक तरफ हट गए। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से अलग हो जाते हैं। झू झूकिंग और निंगरोंग मेरे पीछे आइए। भाई यूतियान, यह आपके लिए है। वापस आकर इसे खोलना और ध्यान रखना, ठीक है? जाने से पहले निंगरोंग अचानक यूतियान के पास दौड़ी, उसे एक छोटा सा गुलाबी पैकेट दिया और फिर किनमिंग के साथ चली गई। ये है। ये छोटी बच्ची तो बड़ी चालाक है। चलो लेंग लेंग, हम कुछ छोटे मोटे तोहफे भी खरीद लेंगे। हम शियातियान को जरूर खुश कर देंगे। दुगुयान निंगरोंग के व्यवहार से असंतुष्ट महसूस कर रही थी और ये लिंगलिंग को अपने साथ खींचकर युनतियान के लिए कुछ गहने खरीदने के इरादे से हेवन डो सिटी वापस जाने लगी। सभी को विदाई देने के बाद युनतियान अकेले अपने कमरे में लौट आया। अपने बिस्तर पर बैठकर हाथ में पकड़े गुलाबी पैकेट को देखते हुए उसके भीतर एक परिचित सी अनुभूति उभर आई। ये है। जब मैंने उसे खोलकर देखा तो अंदर लाल चंदन की लकड़ी से बनी एक कंघी पड़ी थी। बिना किसी भव्य अलंकरण के ये सरल लेकिन मनमोहक थी और इसमें लकड़ी की हल्की सी खुशबू थी। तान हाओ, बस प्रतीक्षा करो, आज के हिसाब से तुम्हें 100 गुना बदला मिलेगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे घमंडी क्लियर स्काई संप्रदाय को इस महाद्वीप से पूरी तरह मिटा दूंगा। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शियाओ वो इतनी आक्रामक तरीके से सामने आएगी। क्या इसका कारण सिर्फ ये था कि उसने नॉटिंग अकादमी में उसकी मदद की थी? उस रात स्वॉर्डॉलू ने दाइमुबाई के इलाज की संभावना को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। दूसरे शब्दों में, श्रेक के वे लोग अभी भी हेवन द सिटी आएंगे। तुम्हारा आना बहुत अच्छा है। देखते हैं लियो ये लोग तुम्हें कैसे धूल चटाता है। अमर जड़ी बूटी इकट्ठा करने का भी समय आ गया है। मेरे पास दुगुबो का अमर जड़ी बूटी विनिमय कोड है। तानसान अपनी बेकार घास के साथ खेल सकता है जिसमें आग और बर्फ से लड़ने की क्षमता नहीं है। कंघी को एक तरफ रखते हुए युनतियान उठा और बाहर चला गया। उसे याद आया कि दुगुबो कभी कभी राजकुमार जोशिन के साथ अकादमी में टहलती थी। वे दोनों ठीक कहाँ थे, इसकी सबसे अधिक संभावना शिक्षा समिति के कार्यालय में थी। अध्याय 39 कृपया अमर जड़ी बूटी मोचन कोड दर्ज करें। महामहिम, क्या आप सचमुच पुनर्विचार नहीं कर सकते? मैंने मना कर दिया। क्या हम स्टार लुओ साम्राज्य के जू परिवार की किसी महिला को हमारे हेवन डो इंपीरियल अकादमी में पढ़ने के लिए आने दें? किनमिंग, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है? जैसे ही वे शिक्षा समिति के कार्यालय के पास पहुंचे, अंदर से तीखी बहस की आवाजें सुनाई देने लगी। प्रहार प्रहार, कृपा करके अंदर आइए। अंदर से मिंग शेंजी की कुछ संयमित आवाज आए और युनतियान ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा। इस समय शिक्षा समिति के कार्यालय में पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे, जिनमें समिति के 3 सदस्य मिंग शेंजी, वाई बाओशान और जिलिन शामिल थे और एक तरफ आलीशान कपड़े पहने एक अधेड़ रूम का व्यक्ति बैठा था। उसका शरीर थोड़ा मोटा था और हंसों की नक्काशी से सजा उसका चमकीला बैंगनी रंग का राजकुमारीय वस्त्र अत्यंत भव्य था। उसके बाल करीने से संवारे हुए थे और उसकी आंखों में स्वाभाविक अहंकार झलक रहा था। उसके बगल में हरे बालों और हरे वस्त्रों में एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी विस्मयकारी आभा स्वाभाविक रूप से लोगों को सहज रूप से भयभीत और सदमा पहुंचाती थी। ठीक सामने खड़े 3 लोग किनमिंग, रोनरांग और झूकिंग थे। लेकिन इस समय झू झूकिंग ने अपना सिर नीचे झुका लिया था और दरवाजे पर खड़ी युनतियान को उसकी आंखों में भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। निराशा, भ्रम और दुख। ओह, छात्र युनतियान यहाँ है, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। ये देखकर कि नया आने वाला युनतियान था, मेंग शेंजी का लहजा काफी नर्म हो गया। उसने हाल के वर्षों में अपने द्वारा किए गए सबसे सही कार्य को राजकुमार जूशिन के खिलाफ खड़े होना और युनतियान को जबरदस्ती अपने पास रखना माना। अब तक तो वह अपने फैसले पर खुश था। ऐसे असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति का किसी दूसरी अकादमी में जाना रॉयल फाइटिंग टीम का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। इसके अलावा उनकी प्रतिभा को देखते हुए यदि उनकी असमय मृत्यु नहीं होती तो एक उपाधि प्राप्त डोलवो बनना लगभग निश्चित था। एक आक्रमण प्रणाली, इसका नाम डोलवो था। यह निश्चित रूप से एक राष्ट्र की स्तंभ स्तरीय युद्ध शक्ति थी। किर्युनतियान, तुम इस बूढ़े आदमी से बात करने क्यों नहीं आए? तुम यान्यान के साथ हनीमून मनाने में व्यस्त रहे होगे। हा हा हा। युनतियान को देखकर दुगुबो की आंखों में सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। घूमने जाने के बाद इस लड़के की आभा इतनी प्रबल हो गई थी। जैसा कि यान्यान को पसंद था, दुगुबो को भी ये लड़का बेहद पसंद आया। उनका व्यवहार विनम्र था, उस युवा युतियानहीन के विपरीत, जिसमें दृढ़ संकल्प झलकता था और वह उनसे आम विषयों पर बातचीत कर सकते थे। शतरंज खेलते समय भी वह उन्हें अपनी चालें वापस लेने की अनुमति देते थे। ऐसा महान युवक कहाँ मिल सकता है? युनतियान को देखने के बाद राजकुमार जूजिंग ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जूबियन के पक्ष में थे और इस बच्चे की प्रतिभा और भविष्य की क्षमता को देखते हुए उन्हें अपने साथ शामिल करना निश्चित रूप से उचित था। जू किंघे ने अभी तक कोई उल्लेखनीय कदम नहीं उठाया था, इसलिए वह निश्चित रूप से दूसरे पक्ष पर बुरा प्रभाव नहीं छोड़ सकता था। इसलिए उसने केवल सिर हिलाया और चुप रहा। ओल्ड पॉइजन, महामहिम राजकुमार, तीनों समिति सदस्य। युनतियान ने अपनी मुठियां बांध ली, न तो विनम्रता का भाव दिखाया और न ही अहंकार का, फिर किनमिंग और अन्य लोगों की ओर देखा। शियाओटिन, छात्रा झू झूकिंग शायद यहाँ पढ़ाई नहीं कर पाएगी। उसकी पहचान थोड़ी संवेदनशील है, आप समझ रहे हैं ना?
क्या ये सचमुच असंभव है? मैं सेवन ट्रेजर ग्लेस टाइल स्कूल की गारंटी दे सकता हूँ कि झुकिंग कभी कुछ बुरा नहीं करेगा। निंग्रोंग थोड़ी चिंतित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि सेवन ट्रेजर ग्लेस टाइल स्कूल का जिक्र करना भी कारगर न हो? यह समिति के तीनों सदस्यों के चेहरे पर कठिनाई के भाव थे। ऐसा नहीं था कि वे ऐसा करना नहीं चाहते थे, वे हमेशा से ही ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के प्रति सहिष्णु रहे थे, लेकिन स्टार लुओ साम्राज्य और हेवन डो साम्राज्य के बीच की स्थिति इसकी अनुमति नहीं देती थी। जब ये पता चला कि उन्होंने मनमाने ढंग से झुकी को हेवन डो इंपीरियल अकादमी में दाखिला देने पर सहमति जताई थी, तो क्या स्टार लुओ साम्राज्य में हंगामा नहीं मच जाएगा? मैं सिंहासन के लिए नहीं लड़ूंगा। जब तक मैं जीवित रह सकता हूँ, वही मेरे लिए सबसे बेहतर है। झुकी ने ये शब्द थोड़ी हठधर्मिता के साथ कहे, जिससे राजकुमार सुजिन की आंखें तुरंत सिकुड़ गई। आपका मंगेतर कौन है? दाई मोबाई, वह पहले ही महामहिम तलवार डोलुओ द्वारा अपहरण किया जा चुका है। स्वॉर्ड डोलुओ, टिड्यूनतियान, तुम लोग सोतो शहर में चेनशिन से भी टकरा गए थे। इस बार दुगुबो भी शांत नहीं रह सका। इतने बड़े मामले में किनमिंग ने एक शब्द भी क्यों नहीं कहा? क्या उसका मुंह इतना कसकर बंद था? ये किनमिंग की चूक थी। हम सचमुच महामहिम तलवार डोलुआ से मिले और हम क्लियर स्काई डोलुआ से भी मिले। किनमिंग ने पूरी कहानी शुरू से अंत तक सुनाई, लेकिन उसने शियाओवू के बलिदान का जिक्र नहीं किया। युनतियान की व्यक्तिगत सुरक्षा के लिहाज से एक शिक्षक होने के नाते वह कभी भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाएगा। ये सुनकर सब चुप हो गए। क्लियर स्काई डोलू और स्वॉर्ड डोलू ने सोतो शहर में अज्ञात कारणों से लड़ाई की। क्या ये कुछ ज्यादा ही बेतुका नहीं था? जब तक वे ठीक हैं, जब तक वे ठीक हैं। चूंकि ऐसा ही है, महाराज, कृपया इस बुजुर्ग व्यक्ति को छात्रा झुकिंग को अपने पास रखने की अनुमति दें। यदि आपको चिंता है, तो वह लिखित गारंटी दे सकती है। चलो इसे अपवाद मान लेते हैं। ये राजकुमार पहले जा रहा है। राजकुमार सुजिंग ने ठंडी सी आवाज निकाली, फिर खड़े होकर दरवाजे की ओर चल दिए। आप सभी का धन्यवाद। झुकी निश्चित रूप से समझौते का उल्लंघन नहीं करेगा। इस बार दुगुबो ने उसका पीछा नहीं किया, बल्कि युनतियान को देखता रहा। उसे हमेशा लगता था कि सोतो शहर में जो कुछ भी हुआ है, वह उसके सामने खड़े उस लड़के की वजह से है, लेकिन उसके पास इसका कोई सबूत नहीं था। छात्र युनतियान, तुम्हें इतने समय से देखे बिना ऐसा लगता है कि तुमने बहुत प्रगति की है। हमारी अकादमी के सबसे प्रतिभाशाली बच्चे से यही उम्मीद थी। मेंग शिनजी ने अपने सामने खड़े युनतियान को देखा और संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाई। उसके साथ, क्या ये स्पिरिट मास्टर टूर्नामेंट पूरी तरह से सफल नहीं होगा? बच्चे, चलो चलते हैं। इस बूढ़े आदमी की जागीर में थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और इस बूढ़े आदमी के साथ शतरंज का खेल खेलते हैं। दुगुबो ने युनतियान के कंधे पर न तो बहुत जोर से और न ही बहुत हल्के से थपथपाया। चलो ठीक है, जाओ। दुगुबो ने समिति के तीनों सदस्यों का अभिवादन किया और फिर युनतियान के साथ वहां से चले गए। रोनरांग, झुकिंग, किनमिंग और कुछ अन्य लोगों को वहीं छोड़ दिया। ओह, महामहिम विशडोलू और शियाओटियन के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे हैं। अपना सिर खुजाते हुए किनमिंग को समझ नहीं आ रहा था कि वह उनके रिश्ते को कैसे समझाए। वैसे भी ये बहुत जटिल था। उन दोनों की शिक्षा समिति कार्यालय से निकलने के बाद युनतियान सीधे मुद्दे पर आया। ओर पॉइजन, मुझे आपसे कुछ कहना है। बोलिए, ये यान्यान के बारे में तो नहीं होगा, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते? दुगुबो के शरीर पर व्याप्त आभा अचानक क्षीण हो गई। यदि इसका उस पर कोई प्रभाव न पड़ता, तो युनतियान वास्तव में सोचता कि दूसरा पक्ष क्रोधित है। ओर पॉइजन, क्या आपको अक्सर पसलियों में तेज दर्द और नसों में सूजन जैसे लक्षण महसूस होते हैं? खासकर बारिश जैसे नम मौसम में, क्या ये और भी बढ़ जाता है? तुम्हें कैसे पता? उसका रहस्य उजागर होने के बाद भी उसने हत्या करने के इरादे का कोई संकेत नहीं दिया। उसकी आंखों में केवल सदमा झलक रहा था। फिलहाल दुगुबो लंबे समय से युनतियान को अपना ही एक व्यक्ति मानता था, लेकिन उसने बर्फ और अग्नियन कुएं के बारे में दूसरे पक्ष को सक्रिय रूप से इसलिए नहीं बताया था क्योंकि दुगुबो के मन में पहले से ही कुछ धारणाएं थी। स्वयं एक उपाधिधारी डॉलो होने के नाते वह नहीं जानता था कि वे चीजें किस काम की थी। क्या किसी कनिष्ठ व्यक्ति जो आत्मा राजा या आत्मा पूर्वजों को बताने से उसे पता चल जाएगा? और चूंकि दुगुबो ने इसका जिक्र नहीं किया, इसलिए युनतियान को चिंता थी कि बोलने से उनके बीच के रिश्ते पर असर पड़ेगा, इसलिए उसने भी सक्रिय रूप से नहीं पूछा। इसके चलते उन्हें कभी कभी क्रॉस चैनल चैटिंग का अनुभव भी हुआ। मैंने देखा कि जब भी आप शतरंज खेलते हैं, तो आप अनजाने में अपनी पसलियों को रगड़ते हैं, इसलिए मैंने इसी तरह अनुमान लगाया। अध्याय 40 बर्फ और अग्नियन कुआं। बच्चे, तुम वाकई बहुत ध्यान देने वाले हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इसका अनुमान लगा पाओगे। दुगुबो को स्वाभाविक रूप से युनतियान के हालिया स्पष्टीकरण पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन रहस्यों की बात करें तो किसके पास कुछ छोटे मोटे रहस्य नहीं होते। जब तक उसे यह पता था कि दूसरा पक्ष उसके लिए कुछ भी हानिकारक नहीं करेगा, क्या यह पर्याप्त नहीं था? फिर उसने सिर हिलाया और बेबसी से कहा, ये सच है, लेकिन इस बूढ़े आदमी के पास इसका कोई इलाज नहीं है। चूंकि तुम, बच्चे, इसे देख सकते हो, क्या तुम्हारे पास कोई चिकित्सीय तरीका हो सकता है? ये कहने के बाद दुगुबो ने चुपके से युनतियान की ओर देखा। ये देखकर कि वह अभी भी चिंतनशील दिख रहा था, उसने बस अपने औषधीय उद्यान के बारे में बात की। सनसेट फॉरेस्ट में मैंने जिस औषधीय उद्यान की खोज की, उसकी बदौलत यह बुजुर्ग व्यक्ति इस बीमारी को दबाने में सक्षम है। कोड अहम, मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम, बदमाश, इस बूढ़े आदमी के ये शब्द कहने का इंतजार कर रहे थे? तुम्हें किसने बताया, यान्यान? युनतियान के सिर हिलाने के इस कृत्य ने दुगुबो के दिल को पूरी तरह से ठंडा कर दिया। उसकी अपनी पोती ने सचमुच रहस्य उजागर कर दिए थे। उसकी कहानी एक बाहरी व्यक्ति की ओर मुड़ने लगी थी। इन सभी वर्षों में अपने ही जहर के दुष्प्रभाव से मरे बिना इतनी जल्दी टाइटल डॉलवो के क्षेत्र में कदम रखने में सक्षम होने के कारण दुगुबो को कम से कम एक बार बर्फ और अग्नियन कुएं के सामने नतमस्तक होना ही पड़ा।
जहां तक दूसरे पक्ष द्वारा अनजाने में ही खजाने की जमीन की व्यर्थ रक्षा करने की बात है, युनतियान इसे भी समझ सकता था। आखिरकार उसे ये भी नहीं पता था कि इसके अंदर मौजूद औषधीय जड़ी बूटियों के क्या फायदे हैं। अगर वह जल्दबाजी में उन्हें खाने चला जाए और उसे कोई समस्या हो जाए तो क्या वह फट नहीं जाएगा? ठीक है, चून की बात ऐसी है तो ये बूढ़ा आदमी आपको इसे अनुभव कराने के लिए ले जाएगा। कसकर पकड़ लो। बिना एक पल भी बोले दुगुबो ने यूनतियान को पकड़ा और सनसेट फॉरेस्ट की दिशा में उड़ गया। दूसरा वाला तो बिल्कुल बेबस था, वह भी उड़ सकता था। कुछ समय बाद जैसे जैसे नीचे का दृश्य लगातार दूर होता गया, उसकी दृष्टि के सामने जंगलों का एक अंतहीन सागर फैल गया। ये ठीक वही सनसेट फॉरेस्ट था। विशालकाय प्राचीन वृक्ष आपस में गुंथी हुई शाखाओं के साथ निरंतर फैले हुए थे। ऊपर से देखने पर जंगल में सूरज की रोशनी मुश्किल से ही पहुंच पाती थी। हम पहुंच गए हैं, इस बूढ़े आदमी का पीछा करो। दोनों धीरे धीरे नीचे उतरे। दुगुबो धीरे धीरे एक दिशा में चलने लगा मानो घर लौट रहा हो, और ये देखकर यूनतियान उसके पीछे पीछे चलने लगा। जंगल के अंदर पैरों के नीचे की गहरी भूरी मिट्टी नम और नरम थी, और समय समय पर गिरे हुए पत्तों के बीच जानवरों की अधूरी हड्डियां शांति से पड़ी हुई देखी जा सकती थी। जब जंगल से हवा का झोंका गुजरता था तो वनस्पतियों की सुगंध के अलावा विषाक्त पदार्थों की एक हल्की भ्रामक दुर्गंध भी मंडराती रहती थी। सनसेट फॉरेस्ट को दुगुबो का घरेलू मैदान कहा जा सकता है। हर जगह जहरीली धुंध और जहरीली गैस दिखाई दे रही है। ऐसे में एक साधारण स्पिरिट मास्टर निश्चित रूप से यहाँ लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। ये बूढ़ा आदमी पहले आपको इस तरफ से ले जाएगा ताकि बाद में आप रास्ता न पहचान पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद ओल्ड पर्सन। ये शब्द सुनकर यूनतियान समझ गया कि दुगुबो वास्तव में उसे अपने लोगों में से एक मानता है। यहाँ तक कि उसे इस बात की भी चिंता है कि वह बर्फ और अग्नियन कुएं का रास्ता नहीं जानता होगा। ठीक है, चूंकि आप उस औषधीय उद्यान के कार्य को जानते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि बीमारी को ठीक करने वाली चीज भी उसमें मौजूद हो? इसे सच माना जा सकता है, लेकिन इनमें से अधिकांश औषधीय जड़ी बूटियों में केवल एक ही डंठल होता है। यदि आप और यान्यान दोनों उपचार कराना चाहते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करनी होगी। ये शब्द बोलते ही दुगुबो के कदम रुक गए। उसने क्या सुना? क्या उसे और यान्यान को इलाज मिल रहा था? तुम्हारे शब्दों का क्या मतलब है? क्या ऐसा हो सकता है कि यान्यान भी इस बीमारी से पीड़ित होगी? दुगुबो अपनी पोती की स्थिति से अवगत थे। उसके बालों और आंखों की पुतलियों का रंग विषाक्त पदार्थों के प्रभाव का प्रमाण था, लेकिन उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उनकी अपनी पोती अंततः उन्हीं की तरह बन जाएगी। शुरू से अंत तक उसके मन में थोड़ी सी आशा भरी सोच थी। अगर उसकी पोती सफलतापूर्वक एक उपाधि प्राप्त डोलवो बन जाती है, तो क्या वह भी उसी की तरह विषाक्त पदार्थों को दबाने में सक्षम होगी? ओल्ड पॉइजन, क्या तुम विषयों को दबाने से पहले यान्यान को टाइटल डोलवो बनने देने के बारे में सोच रहे हो? मैं आपको सबसे सीधे, सबसे स्पष्ट और सबसे कठोर शब्दों में बताऊंगा, यान्यान उस समय तक जीवित नहीं रहेगी जब तक वह टाइटल डोलवो का खिताब हासिल नहीं कर लेती। ये कैसे संभव है? बच्चे, अगर तुम्हारे पास यान्यान को ठीक करने का कोई तरीका है, तो ये बूढ़ा आदमी तुम्हें अपनी जान दे सकता है। दुगुबो की आंखों में पहली बार इस तरह के हिंसक उतार चढ़ाव दिखाई दिए। दुगुयान ही इस दुनिया में उनका एकमात्र जीवित रिश्तेदार था। उनके बेटे और बहू दोनों की ही विषाक्त पदार्थों के दुष्प्रभाव के कारण मृत्यु हो गई थी। वह यान्यान को खोना नहीं चाहता था। ये तो बस दुगुबो का दुगुयान पर एक अविश्वसनीय विश्वास था। आपको ये जरूर पता होगा कि उनकी साधना प्रतिभाएं बिल्कुल अलग थी। दुगुयान की प्रतिभा वास्तव में उच्च स्तर की नहीं मानी जाती थी। अवसरों और संसाधनों पर निर्भर किए बिना उपाधि प्राप्त डोलवो बनने की इच्छा रखना व्यवहारिक रूप से अवास्तविक था। और यह माना जा सकता है कि दुगुबो ने बर्फ और अग्नियन कुएं द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा का उपयोग अपने विषाक्त पदार्थों को दबाने के साथ साथ अपनी साधना में सहायता करने के लिए किया था। इसे एक शानदार अवसर क्यों न माना जाए? दुगुबो की बांह थपथपाते हुए यूनतियान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और उसने कहा, चिंता मत करो बूढ़े विश। चूंकि मैं इस समस्या को बता सकता हूँ, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे पास आपकी मदद करने का भी एक तरीका है। क्या ये सच है? तो जल्दी चलो, तुम इस बूढ़े आदमी को चिंता में पागल कर रहे हो। यूनतियान का वादा सुनकर दुगुबो ने बाद में अत्यधिक खुशी जाहिर की। उन्होंने उस व्यक्ति को गलत नहीं समझा था, इस बच्चे में वाकई प्रतिभा थी। अपने बड़े हाथ से यूनतियान को खींचते हुए वह गहराई की ओर चल पड़ा। अभी अभी यूनतियान को धीरे चलने और रास्ते को याद करने के लिए कहे गए वे शब्द उसके दिमाग से पूरी तरह निकल गए। कुछ ही समय बाद उन दोनों के सामने गाढ़े जैद फॉस्फोसरपिश से भरी एक बाधा प्रकट हुई। दुगुबो ने उस पर एक नजर भी नहीं डाली, बल्कि अपने विशाल हाथ को हिलाकर सीधे उसके भीतर एक मार्ग बना दिया। यह अभी भी यूनतियान को ध्यान में रखने का ही नतीजा था, अन्यथा दुगुबो इस जहरीली धुंध से सीधे गुजर सकता था। सनसेट फॉरेस्ट के भीतरी इलाके में स्थित गोलाकार पहाड़ों ने इस गहरी घाटी को घेर रखा था, और यह स्थान कोयला नहीं बल्कि बर्फ और अग्नियन कुआं था, जिसे स्वर्ग के नीचे 3 महान खजाने के कुंडों में से एक के रूप में जाना जाता था। अंदर प्रवेश करते ही यूनतियान को इस बर्फ और अग्नियन कुएं का झटका महसूस हुआ। अमर जड़ी बूटियां पूरे मैदान में उगाई थी और अपनी शाखाओं को इधर उधर बेतहाशा फैला रही थी। घनी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग साकार हो उठी, उनकी पत्तियों पर इस प्रकार फैल गई जैसे पतले जालीदार कपड़े की एक परत ओढ़ दी गई हो। विभिन्न रंगों की आध्यात्मिक रोशनी फूलों और पत्तियों के बीच फैल रही थी, और धुंधली औषधीय सुगंध हवा के साथ बह रही थी। बर्फ और अग्नि ड्रैगन राजाओं के पतन से निर्मित बर्फ और अग्नि यिन कुएं पर निर्भर रहने के कारण उनकी वृद्धि इतनी तीव्र हो सकती थी, लेकिन परिपक्व होने के लिए अभी भी सैकड़ों वर्षों की आवश्यकता थी। घाटी के केंद्र में शांति से एक विचित्र तालाब स्थित था। बाईं और दाईं ओर के विरोधाभासी गुण और रंग ताइचियार एक के समान थे।
बायां आधा हिस्सा पूरी तरह से बर्फीले नीले रंग का था। पूल का पानी गहरी ठंडक से जगमगा रहा था और पानी की सतह पर छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल तैर रहे थे। चारों ओर कड़ाके की ठंड छाई हुई थी। अगर कोई पास जाता तो उसकी त्वचा तुरंत सफेद पाले से जम जाती। दाहिना आधा हिस्सा पूरी तरह से गहरे लाल रंग का था और झुलसा देने वाला झरने का पानी लगातार उफान पर बह रहा था। बढ़ती लू के उच्च तापमान ने हवा को इतना झुलसा दिया कि वह विकृत हो गई और एक हल्की लाल धुंध वाष्पित हो गई। बर्फ और आग की दो चरम शक्तियां अलग अलग और स्पष्ट थी, फिर भी वे धीरे धीरे केंद्र रेखा पर एक साथ विलीन हो गई। लाल और नीले रंग की धुंधें आपस में जुड़कर और चक्कर लगाकर एक शाश्वत अपरिवर्तनीय सीमा रेखा का निर्माण करती हैं। मोटे तौर पर देखा जाए तो बर्फ और अग्निलिंगयान कुएं के ऊपर स्थित अष्टकोणीय रहस्यमयी बर्फीली घास और लिहोर शिंगचियाओशु के अलावा बाकी सभी अमर जड़ी बूटियां थी जिनका मूल कृति में स्पष्ट वर्णन था। सुगंधित सिल्क डीलक्स अमर जड़ी बूटी, सिल्क ट्यूलिप, एन इन हॉट ब्रोकन रेड, 9 ग्रेड पर्पल गेनुडर्मा और फीनिक्स कॉक्सकॉम सनफ्लावर ये अमर जड़ी बूटियां हैं। जैसा कि डोलो से पलायन करने वालों के लिए खाने की सबसे जरूरी चीजों की सूची में सबसे ऊपर होने की उम्मीद थी, इसे देखकर मुझे भी थोड़ी भूख लग रही है। इस अनछुए अवसर को देखकर यून दियान की आंखों में उम्मीद की एक अलग ही चमक थी।